चलिए सर, मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। अभी हम डेप्रिसिएशन को स्टार्ट करते हैं सर। डेप्रिसिएशन में हमने पहले क्या किया था, अगर आपको याद रहेगा तो सर, डेप्रिसिएशन में हमने कंपोनेंट कॉस्टिंग, जिसको हमने पार्ट कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन, जिसको हम पार्ट वाइज डेप्रिसिएशन भी बोलते थे, वो हमने किया हुआ था। अभी मैं उसके आगे बढ़ता हूँ। आगे हम क्या करने वाले सर, हम डेप्रिसिएशन क्यों आता है बाबा, डेप्रिसिएशन क्यों लगाना चाहिए, इसके पीछे थोड़े से 3-4 पॉइंटर्स है, उसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। चलिए उन 4 पॉइंटर्स को एक बार समझ लेते हैं सर। उन 4 पॉइंटर्स को एक बार देख लेते हैं सर। कौन से 4 पॉइंटर है सर? एक तो सबसे पहला है करेक्ट इनकम मेजरमेंट सर। क्यों करेक्ट इनकम मेजरमेंट सर? अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हमारा सही तरीके से प्रॉफिट तो असरटेन नहीं होगा ना सर। डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज फॉर प्रॉपर एस्टिमेट ऑफ पीरियोडिकल प्रॉफिट ऑफ लॉस। अगर प्रॉफिट या लॉस नहीं मालूम पड़ेगा तो कैसे चलेगा सर? तो हमें प्रॉपर प्रॉफिट या लॉस मेजर करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना कंपलसरी हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाते हो तो सर, ये सिंपल वर्ड्स में क्या बोलते हैं कि निखिल, जो आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये सही होने के लिए हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। ठीक है, अभी डेप्रिसिएशन हम कहाँ से माइनस करते थे सर? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते थे, हम बैलेंस शीट से माइनस करते थे। तो अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते तो आपका पीएनएल भी गलत जाता है, आपका बैलेंस शीट भी गलत जाता है। तो यहाँ पे ये लोग क्या बोलते हैं कि निकल ट्रू पोजीशन नहीं बताता, मतलब बैलेंस शीट भी सही नहीं रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सही नहीं रहता है, बैलेंस शीट भी सही नहीं रहेगा अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। तो प्लीज आप पीएनएल एंड बैलेंस शीट दोनों के अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो हमारा पीएनएल भी सही दिखाएगा, हमारा जो इनकम या जो हमारा एक्सपेंडिचर वो सही दिखाने वाला है। जब आप बैलेंस शीट की बात करते हो तो सर, हमारा बैलेंस शीट भी ट्रू पोजीशन दिखाने वाला है, क्योंकि समझिए मेरा असेट का वैल्यू है 1 लाख रुपीस, अगर उसमें मैं 4 लाख रुपए ये 40,000 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ तो उससे वैल्यू 60,000 ही दिखेगा। तो ट्रू पोजीशन बताता है सर। एग्रीड है? ये दोनों चीजें सर हमें समझ में आ गई है, ये दोनों चीजें काफी इजी थी। हाँ, पॉइंट्स थोड़ी बड़ी बड़ी है, अगर आप उसको एक बार रीड करेंगे तो काफी इजी लैंग्वेज लिखी है, कोई बड़ी लैंग्वेज नहीं लिखी हुई है। और कहीं कहीं पे क्या हो जाता है ना सर, हम पीपीई को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिख लेते हैं, तो उस चक्कर में ना आधा लाइन वो भाई साहब खा लेते हैं, इसलिए कभी कभी लाइंस बड़ी हो जाती है, वरना इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। मैं तीसरे वाले पॉइंट पे जल्दी से आ जाता हूँ सर। तीसरा वाला पॉइंट क्या है? फॉर फंड फॉर रिप्लेसमेंट सर। फंड फॉर रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? सबसे पहले ना, ये जो रेड वाला ये लगा हुआ है ना, प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिए सर। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर सर। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर सर। इसका क्या मतलब है? अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ तो मेरे पॉकेट को कुछ हिट होता है क्या? मेरे पॉकेट से गया है क्या? सर इसका क्या मतलब है? समझिए, मैंने जिस ईयर में मैंने कार ली है, मैंने 10 लाख रुपीस की कार खरीदी, जिस ईयर में भी मैंने कार खरीदी है, जिस ईयर में भी मैंने कार परचेज की है, मैंने 10 लाख रुपीस की कार परचेज की है। जिस ईयर में मैंने कार परचेज की उस ईयर में मेरे 10 लाख रुपीस गए, मेरे पॉकेट को 10 लाख रुपीस का हिट हुआ। उसके अगले 9 ईयर्स तक, क्योंकि अगर मैं इस कार को 10 ईयर्स का डेप्रिसिएशन लगा दूं, उसके बाद के 9 ईयर्स तक खर्चा करो एक बार, इस्तेमाल करो बार बार, तो खर्चा मैं सिर्फ एक ही बार करने वाला हूँ, बट उसको यूज मैं अगले 9 ईयर्स तक करने वाला हूँ। तो अगले 9 ईयर्स तक अगर मैं उसको यूज करता हूँ तो 9 ईयर्स तक मुझे कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वो पूरा फर्स्ट ईयर में पे कर चुका हूँ। तो 9 ईयर्स में जो भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हो, तो डेप्रिसिएशन जो मेरा एक्सपेंस है, उस एक्सपेंस से मेरा कोई पैसा जाने वाला है क्या? नहीं सर, वो आपका पहले ही जा चुका है। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालता हूं तो मेरा कोई कैश जाएगा क्या? नहीं सर, ये अकाउंटिंग एंट्री रहेगा, बट मेरे कैश वाले आइटम को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं? इसलिए हम डेप्रिसिएशन को नॉन कैश आइटम बोलते हैं, सबसे पहली चीज तो ये लोग क्या बोलते हैं कि निकल, अगर वो नॉन कैश आइटम है, समझिए आपने पीएनएल में डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1 लाख रुपीज का, बट आपका प्रॉफिट से 1 लाख रुपीज गया क्या? नहीं सर, वो नहीं गया है 1 लाख रुपीज। तो ये 1 लाख रुपीस आप क्या कर लीजिए, इसको जमा कर दीजिए, इसको आप इन्वेस्ट कीजिए कि आगे जाके अगर आपको कोई और असेट परचेस करना है तो आप उस बच्चे कुचे फंड से, या अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उससे आप यूज कर सको। तो इसलिए ये लोग क्या बोलते हैं कि फंड फॉर रिप्लेसमेंट के भी काम में आने वाला है। चौथा चीज अगर मैं आपको बोल देता हूँ, असर्टेनमेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब रहता है कि सर समझिए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। समझिए हमने एक मोबाइल फोन का एग्जांपल ले लेते हैं सर। अगर मैं एक मोबाइल फोन बनाता हूँ, समझिए चलो मैंने एक मोबाइल फोन बना लिया। अब ये मोबाइल फोन बनाने का सर प्रोसीजर है सर, चलो रॉ मटेरियल लगेगा, उसको हम प्रोसेस करेंगे, उसको हम लेबल लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमारा बन जाएगा। प्लस सर इस आईफोन या ये जो भी फोन पकड़ के चलिए, फोन बनाने के लिए सर मुझे मशीनरी भी लगी रहेगी। वो जो मशीनरी आपकी लगने वाली है या वो जो मशीनरी आप यूज करते हो,
इसके रिलेवेंट, इसको बनाने के लिए जो आप मशीनरी यूज करते हो, क्योंकि आप मशीनरी का बेनिफिट ले रहे हो, तो सर इसके कॉस्ट में, इसको मोबाइल फोन को बनाने के कॉस्ट में ये मशीनरी का कुछ पार्ट आना चाहिए, क्योंकि सर पूरा मशीनरी मैंने थोड़ी यूज किया, ये मशीनरी कुछ टाइम के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया, तो सर इस मशीनरी का भी कुछ कॉस्ट इस कॉस्ट कंपोनेंट में आना चाहिए, जिसको ये लोग क्या बोलते हैं, जिसको ये लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो सर अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ही नहीं मालूम पड़ता ना। सर एक एग्जांपल ले लेते हैं सर, एक रॉ मटेरियल, सर रॉ मटेरियल को समझिए, मैंने एक स्टील लिया, स्टील है, स्टील को मैं पिघला के मेल्ट करके पूरा उसको मैं ये अपने मोल्ड्स में डाल देता हूँ और उसको मैं सेल कर लेता हूँ। अभी स्टील मेरा रॉ मटेरियल, इसको मैंने परचेज किया 100 रुपीज का, उसके बाद मशीन लगी है इसको मेल्ट करने के लिए, बरोबर है, मैंने एक फर्नेस में डाला है जिसमें मशीन लगा है, उसको गर्म किया, उसके बाद वो मशीनरी से हमने किसी और जगह पे हमने एक चीज की हुई है सर, वो दोनों चीज करने के बाद मेरा फाइनल प्रोडक्ट निकल गया, एग्रीड है। तो इस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर या मेन प्रोडक्ट बनाने के लिए जो ये मशीनरीज जो हमने दोनों यूज की है, इसका भी कॉस्ट कंपोनेंट इसमें होना चाहिए, इस कॉस्ट कंपोनेंट को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इसलिए अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हो तो जो आपने ये प्रोडक्ट बनाया है इसका एक्चुअल कॉस्ट क्या है सर, हमें वो भी मालूम नहीं पड़ने वाला है। होपफुली ये चीज हमें समझी है, होपफुली ये चीज हमें डाइजेस्ट हुई है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई चीज नहीं समझी है तो बोलिए प्लीज। ये छोटा सा हमारा थ्योरी वाला क्वेश्चन था सर, मैं आगे बढ़ लेता हूँ। आगे सर हम अब आ जाते हैं सर मेन क्रक्स पे, अभी हम आ जाते हैं हमारे मेथड्स पे। हम मेथड्स में क्या समझने वाले, किस तरीके से समझने वाले, उस चीज को हम एक बार देख लेते हैं सर। सबसे पहले सर डेप्रिसिएशन के मेथड्स कितने हैं, ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4 1 2 3 4, बस इतने मेथड्स हैं हमारे डेप्रिसिएशन के सर। बस बस इतने ही है सर, बस ज्यादा नहीं, बस इतने ही मेथड्स आप पढ़ाने वाले हो। यस, इतने ही हमारे सिलेबस में, बस मैं इतने ही आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला हूँ। तो सर अभी इस चीज में होता क्या है, अभी ये जो 8 मेथड्स है, ये 8 मेथड्स के लिए हम क्या करने वाले सर। देखिए सबसे पहला तो है स्ट्रेट लाइन मेथड। सर ये हमें मालूम है क्या, यस, SLMWDB, डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जिसको बोलते हैं सर। तीसरा क्या है सर, सम ऑफ डिजिट मेथड। सर ये कुछ नया है क्या, नहीं सर, ये ना इसी का ही एक पार्ट है सर, इसी का एक मॉडिफाइड थोड़ा सा वर्जन है सर। चौथी चीज की अगर मैं बात करता हूँ सर, एन्युटी मेथड है सर। ये एन्युटी मेथड क्या होने वाला है, इसका लॉजिक क्या है वो हम एक बार समझेंगे सर। इसका किस तरीके से लॉजिक होता है, ये क्या सोचता है, इसका एन्युटी मेथड का और जो सिंकिंग फंड है, इन दोनों का सोच थोड़ा सा डिफरेंट है, इन दोनों का हम थिंकिंग प्रोसेस समझने वाले हैं। और उसके बाद मैं लास्ट के 3 की बात करता हूँ, मशीन आवर, प्रोडक्शन यूनिट एंड डिप्लीशन मेथड। इन तीनों का सिर्फ यूनिट चेंज होने वाला है सर। क्या यूनिट चेंज होने वाला है, देखिए इन तीनों में आप क्या कंसिडर करते हो, इन तीनों में हम ईयर्स कंसिडर करते हैं, इन तीनों में मैं नंबर ऑफ आवर्स कंसिडर करूंगा, यहाँ पे मैं यूनिट्स कंसिडर करूंगा, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ये किस काम में आएगा। अगर हम मिनरल ऑयल को या कोल माइन को पकड़ेंगे तो उस केसेस में हम यूनिट्स को किस तरीके से कंसिडर करेंगे, बस उतना से ही फर्क है। तो इवन तो ये आपको 8 मेथड्स लग रहे हैं, बट ये क्या 8 मेथड में, जो 8 मेथड्स है सर, कोई डिफिकल्ट मेथड होने वाले क्या, बिल्कुल भी नहीं यार। जो सबसे बड़े जो 2 डिफिकल्ट मेथड रहते हैं, एक है स्ट्रेट लाइन है, दूसरा है डिमिनिशिंग वैल्यू जिसको आप WTV बोलते हो सर। ये दोनों सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, ये दोनों आपने पढ़े हुए हैं सर। आगे सर जीवन में शांति सुख रहने वाला है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है इन दोनों को छोड़ दिया जाए, बाकी सब काफी इजी है सर। और मुझे क्वेश्चन पूछा गया सर, सारे आएंगे एग्जाम में। देखिए अभी इस क्वेश्चन का मुझे आंसर क्या दूं मुझे नहीं समझ में आ रहा है सर, ये ऐसा क्वेश्चन आता कैसे है यार। तुमको क्या लगता है मैं टाइम पास करके तुमको 8 मेथड बताऊंगा और सिर्फ एक ही मेथड पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगा, हद है। बाकी के एग्जाम में नहीं पूछेंगे तो मैं डालूंगा क्या यहाँ पे, हद है यार। ओह माय गॉड, कैसा कैसा चलेगा रे बाबा, कैसा।
तो सर ये हमारे आठ मेथड है, ये अपना ओवरव्यू है, कोई डराने वाली चीज नहीं है बाबा, इसमें कुछ है ही नहीं यार। तुम जब देखोगे ना मेथड्स को पढ़ोगे ना, सब इजी से इजी मेथड्स आपको दिखने वाले, सिर्फ एक बार इनकी भावनाएं समझना है बस, और कुछ नहीं है सर। एक बार आप इनकी भावनाएं समझ जाओगे ना, बाकी ऐसे 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 करने वाले ऑप्शन। बोला सर ये आता है। चलिए आके पहले वाले मेथड पे आ जाते हैं। पहला वाला मेथड कौन सा है उसको एक बार समझ लेते हैं। सर पहला वाला है आपका SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। सर इसके कुछ पॉइंट्स है, इसकी कुछ चीजें है सर। यहाँ पे सर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे ना, ये वाले पार्ट्स के कुछ इनके पॉइंट्स है सर। ये लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए, ये मेरा लेफ्ट आपका लेफ्ट दोनों का सेम होने वाला है। हाँ, ये राइट हैंड साइड अपना दूसरा है सर। एग्रीड है। ये लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए एक बार, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या होने वाला है अगर आप देखते हो तो, सबसे पहले इक्वल अमाउंट इज रिटर्न ऑफ एवरी ईयर ड्यूरिंग द वर्क लाइफ ऑफ एन एसेट। अरे सर इतना डिफिकल्ट पॉइंट हमें मालूम ही नहीं था यार। तो स्ट्रेट लाइन बेसिस का मतलब क्या रहता है ये समझ लीजिए। डेप्रिसिएशन का तो हमने मतलब समझ लिया। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब रहता है कि अगर आपने कोई भी असेट परचेज किया है, समझिए मैंने एक असेट परचेज किया 10 लाख रुपीस का, जिसको मैं अगले 10 ईयर्स तक यूज करने वाला हूँ, जिसका स्क्रैप वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हो 1 लाख रुपीस है। तो ये जो 9 लाख रुपीस है विच इज माई डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट हमने कैसे निकाला ये आपको भी मालूम है। टोटल अमाउंट माइनस 1 लाख, मेरा 9 लाख रुपीस मेरा डेप्रिशिएबल अमाउंट है। ये 9 लाख रुपीस में ये 10 ईयर्स में कैसे सेग्रीगेट करने वाला हूँ। ये 9 लाख रुपीस जो मेरे पास है, ये मैं बाकी के 10 ईयर्स में कैसे बांटने वाला हूँ, कैसे देने वाला हूँ पर ईयर को, ये समझने वाला हूँ मैं सर, बस और कुछ नहीं करने वाला। तो स्ट्रेट लाइन क्या बोलता है कि निखिल एक सिंपल सा लॉजिक लगा, क्या जितना भी तेरा असेट का कॉस्ट है आफ्टर रेसिडुअल वैल्यू, उसको डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कर। जितना भी तेरा असेट का कॉस्ट है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग और रेसिडुअल वैल्यू, उसको क्या कर, यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर ले। यूजफुल लाइफ से जैसे तूने डिवाइड कर लिया, तेरे को क्या आ गया, समझ, तेरे को आ गया 90,000। तेरे को कितना आ गया, 10 लाख माइनस 1 लाख इज 9 लाख डिवाइडेड बाय 10 इयर्स कम्स टू 90,000। तो तुम्हारा कितना अमाउंट आ गया, 90,000। तो पर ईयर 90,000 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज करके खत्म कर दे बस, और कुछ मत कर, इतना टेंशन मत ले बाबा। तो 90,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करके खत्म कर दे, बस इतना ही चीज करना, और कोई चीज करना नहीं है। होपफुली ये चीज हमें मालूम है सर। अगर नहीं मालूम है, अगर हमारा बैकग्राउंड सर साइंस वाला था तो आप बोल सकते हो, या अगर देखो नहीं समझ में आता है तो कुछ भी नहीं समझ में आता है ना, बोल देने का सर ये चीज नहीं समझिए। तो ये 10 lakhs डिवाइडेड बाय 10 इयर्स, दिस इज माय डेप्रिसिएशन पर एनम। एग्रीड है। तो ये तो हमारा कैलकुलेशन तो हो चुका है। कैलकुलेशन में क्या था कि एसएलएम के केसेस की अगर मैं बात करता हूँ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इज माय यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, तो आपको पर ईयर 90,000 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हो, 90,000, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि निखिल इक्वल अमाउंट इज रिटर्न ऑफ एवरी ईयर ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट। बस ये तो हमें मालूम है, क्योंकि 90,000 ही हम एवरी ईयर राइट ऑफ करने वाले हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। देखिए ना, हमें ना कभी भी ना प्रॉब्लम नहीं होता है अगर हमें एसएलएम बोला गया है तो। हमें क्या बोला जाएगा, सर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। सर ने 8 मेथड करवाए, मैंने पूछा भी था कि एग्जाम में कौन सा आएगा, बताया नहीं एक तो पहली बात सर ने। उसके बाद ये एक नया कौन सा 9th मेथड आया है, ये तो हमें पढ़ाया भी नहीं था सर। इसलिए इस वाली चीज पे ध्यान दीजिएगा कि इसका दूसरा नाम क्या है उसको भी समझ लीजिए। सर इसका दूसरा नाम क्या है, हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है सर। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है बाबा, टेंशन मतलब मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ। ठीक है, मैं तीसरी चीज पे आ जाता हूँ। तीसरा पॉइंट ये लोग क्या बोलते हैं, असेट हैव इनसिग्निफिकेंट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, एसएलएम मेथड शुड अप्लाई। सर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट के लिए ना मैंने एक डायग्राम बनाया, एक चार्ट बना हुआ। सर इस चार्ट को हम समझेंगे अच्छे तरीके से कि ये क्या बोलना चाहता है और ये किस तरीके से बोलना चाहते हैं। जब आप इसको WDV के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो आप थोड़ा ज्यादा समझोगे। ये लोग बेसिकली क्या बोलते हैं कि निखिल, अगर तुम्हारा डेप्रिसिएशन अगर तुमको एसएलएम लगाना है तो तुम्हें एक चीज का ध्यान देना है। किस चीज का ध्यान देना है, जो आपका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है वो काफी इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए। इनसिग्निफिकेंट मतलब सर वो होना ही नहीं,
मतलब आपको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस लगाना ही नहीं चाहिए। आपको पूरा फोकस किस पे करना है, हमें पूरा का पूरा फोकस डेप्रिशिएशन पे करना है। सर क्या मतलब है? समझिए मैंने एक मस्त मैंने एक मशीनरी खरीदा है, यस, उस मशीनरी है 10 करोड़ रुपीस का, ओके, पर ईयर मुझे उसको मेंटेनेंस के लिए सिर्फ 1 लाख 2 लाख रुपीस ही लगते हैं सर, उससे ज्यादा नहीं लगता है। तो उस केस में ये लोग क्या बोलते हैं कि निखिल अगर ऐसा चीज है, और दूसरी बात, अगर तो मुझे एक चीज समझा दे, तो एसएलएम मेथड क्यों फॉलो कर रहा है? सर क्योंकि मैं उसको नॉर्मल यूसेज मेरा एवरी ईयर होने वाला है, कम ज्यादा वाला यूसेज नहीं होने वाला है। तो उस केसेस में बाबा तो एसएलएम मेथड फॉलो कर। अगर उसका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस काफी इनसिग्निफिकेंट है, तो उस केसेस में एसएलएम मेथड थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट है। तो सर हम कौन सा मेथड चूज करें, एसएलएम या डब्ल्यूटीवी, हमें कैसे समझना है? मैं आपको ये ना एक एग्जांपल के थ्रू बताना प्रेफर करूंगा। समझिए एक एग्जांपल ले लेते हैं सर, हमारे घर में हमने पहली पहली एक कार खरीदी है, फर्स्ट कार है मेरी हमारे घर की। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर ये मेरे घर की फर्स्ट कार है, तो इसको मैं इनिशियली ज्यादा यूज करूंगा। अगर आप देखते हो तो इसका इनिशियल यूसेज क्या होगा सर? इनिशियल यूसेज बहुत ज्यादा होगा। फिर आपने इकोनॉमिक्स में क्यों कुछ एक डी पढ़ा है, फिर एक एम पढ़ा है, एक यू पढ़ा है, एग्रीड है? तो इनिशियली बहुत ज्यादा यूसेज होगा, फिर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर थोड़ा कम हो जाएगा, एग्रीड है? अगर घर में मैंने वापस एक फर्स्ट कार लेने के बाद ना मैंने एक सेकंड कार ली है, अभी सर सेकंड कार का कोई एक्साइटमेंट रहता है क्या? अरे सेकंड कार है, फर्स्ट कार ले चुके हो ना, जो मेन एक्साइटमेंट रहता है, जो पहली पहली बार ऐसा पहली पहली बार हुआ है, हाँ, जो पहली पहली बार जो चीज होती है उसका ही एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा रहता है। अगर सेकंड टाइम अगर मैं सेम चीज करता हूँ तो सर एक्साइटमेंट रहेगा क्या? सेकंड टाइम अगर मैं सेम कार परचेज करता हूँ, सेम कार मतलब सेम लेवल की अगर मैंने कार परचेज किया, ऐसा कुछ किया, तो सेम एक्साइटमेंट रहेगा क्या? नहीं। उस केसेस में क्या रहेगा, मेरा फर्स्ट यूसेज की अगर मैं बात करता हूँ, तो मेरा फर्स्ट यूसेज भी नॉर्मल रहेगा, मेरा सेकंड ईयर का भी यूसेज नॉर्मल रहेगा, थर्ड ईयर का भी नॉर्मल रहेगा, फोर्थ ईयर का भी नॉर्मल रहेगा, एग्रीड है? आप देख सकते हो मेरा फर्स्ट कार एंड सेकंड कार का मेरे यूसेज का फर्क कितना होता है। तो फर्स्ट कार का अगर आप देखते हो तो आपका यूसेज पहले बहुत ज्यादा, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है। दूसरे वाले की अगर मैं बात करता हूँ, दूसरे वाले में आपका यूसेज नॉर्मल कंसिस्टेंट ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि बाबा पहली बार नहीं है सर, ये हम नॉर्मल है सर, हमारे पास 50 कार पड़ी है। तो सर जब मैं सेकंड वाली कार की बात करता हूँ, तो अगर आपका यूसेज एकदम नॉर्मल है, स्ट्रेट यूसेज है, तो आपका डेप्रिसिएशन भी वैसे ही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला था, खर्चा करो एक बार, इस्तेमाल करो बार बार। आप किस तरीके से यूसेज कर रहे हो, किस तरीके से उस एसेट को यूज कर रहे हो, उससे हमारा डेप्रिसिएशन का मेथड डिसाइड होगा। और भी बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, बट ये फैक्टर हो सकता है हमारा। अगर मैं बाकी सब फैक्टर्स को एक बार इग्नोर करता हूँ, इस फैक्टर के ऊपर ध्यान देता हूँ, सर दूसरे वाले कार में मैं नॉर्मली यूसेज करने वाला हूँ, ना मैं ज्यादा ना मैं कम यूसेज करने वाला हूँ, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होने वाली है। तो अगर मेरा यूसेज का स्ट्रेट लाइन होता है, तो मेरे डेप्रिसिएशन का भी स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, मेरे डेप्रिसिएशन का भी स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, वो साला टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं सेकंड कार की बात करता हूं, तो उस केसेस में एसएलएम आएगा। बट अगर मैं फर्स्ट कार की बात करता हूं, तो सर ये तो डीएमयू वाला चार्ट दिख रहा है आपको, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी वाला चार्ज, ये चार्ट है सर, ये पहले बहुत ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग डब्ल्यूडीवी में यूज करने वाले हैं। डब्ल्यूडीवी क्या बोलता है कि निखिल तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो बाबा, पहले पहले तो तुम उसको बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो, फिर धीरे 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 कम होने वाले। देखिए ये कुछ एक्साइटमेंट की वजह से हो सकते हैं, किसी और रीजन की वजह से भी हो सकता है। मैंने समझाने के लिए एक्साइटमेंट का एग्जांपल लिया। पहली पहली बार है बाबा, पहले तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा रहेगा, फिर धीरे कम होगा, फिर धीरे 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 कम होता रहेगा। तो उस केसेस में अगर निकल तुम्हारा पहले यूसेज बहुत ज्यादा है, फिर यूसेज बहुत कम है, तो तुम डब्ल्यूडीवी वाला मेथड फॉलो करो। पहले बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन, फिर कम डेप्रिसिएशन, फिर कम डेप्रिसिएशन, फिर कम डेप्रिसिएशन। बट अगर तुम्हारा यूसेज कांस्टेंट होने वाला है, तो एसएलएम मेथड फॉलो करो। और एसएलएम मेथड फॉलो करने के लिए एक और चीज भी रहती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर निकल आपका रिपेयर्स एंड आपके रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की बात करता हूं, अगर आपका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस काफी इनसिग्निफिकेंट है मशीनरी का, तो एसएलएम मेथड थोड़ा ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। बाकी चीजें भी देखनी है, ये चीज भी देखनी। बट अगर हमारा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर उस केसेस में हमें डब्ल्यूडीवी मेथड देखना पड़ेगा। ये हम कैसे देखने वाले, ये हम कैसे समझने वाले, इसके लिए हमने एक चार्ट रखा है, डोंट वरी।
बाबा कार की बात चल रही है और किसी की बात नहीं चल रही है, डोंट वरी। थिंकिंग वैसी मत रखने का बाबा। चल, मैं लास्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ। डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज प्रोपोर्शनेटली इफ नो अवेलेबल फॉर, इफ नॉट अवेलेबल फॉर द होल ईयर, नॉर्मली इन द ईयर ऑफ परचेज एंड इन द ईयर ऑफ सेल। सर इसका क्या मतलब है? समझिए, अगर मैंने परचेज किया है या मेरा अवेलेबल फॉर यूज, या जिसको आप रेडी फॉर यूज बोलते हो, मेरा रेडी फॉर यूज कब से है? मेरा रेडी फॉर यूज है अगर 1 जून से पकड़ के चलता हूं, तो उस केसेस में आप लोग क्या करने वाले? उस केसेस में हम प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन लगाएंगे, हम फुल ईयर की डेप्रिसिएशन नहीं लगाने वाले हैं। एग्रीड है? ये वाला चीज समझा है? अगर मैं 1 जून से डेप्रिसिएशन लगाने की बात करता हूँ, मैं 1 जून की बात करता हूँ, तो 1 जून से हम प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन लगाएंगे, हम फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगाने वाले नहीं है। और ये नॉर्मली चीजें होती है इन द ईयर ऑफ परचेज एंड इन द ईयर ऑफ सेल। ईयर ऑफ परचेज एंड ईयर ऑफ सेल में आपको ध्यान देना है कि सर हमें प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। बाकी सभी ईयर्स में सर रेडी फॉर यूज पूरे साल के लिए रहेगा, तो हम पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सिंपल सा चीज है। कुछ और पॉइंट जिसके ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सर, ये सिंपल एंड एक्यूरेट है। If repairs and maintenance cost increases with passage of time, SLM should not be followed। जो चीज यहाँ पे लिखी हुई थी बिल्कुल उसका उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब उसी कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है। अगर आप ये यहाँ पे क्या बोलते हैं निकल, अगर ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इनसिग्निफिकेंट है तो एसएलएम फॉलो करो। अगर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब क्या होगा? जैसे जैसे मशीनरी पुराना होता जाएगा वैसे वैसे मेरा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बढ़ता है, तो आप एसएलएम मेथड को फॉलो मत कीजिए। जो लास्ट चीज है, प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिएगा सर, इसका डेप्रिशिएबल अमाउंट है फिक्स, क्योंकि 90,000 में एवरी ईयर चार्ज करने वाला हूँ। एग्रीड है? होपफुली ये चीजें मुझे समझी है, होपफुली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर हमें मेथड क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है सर, ये तो हमें मालूम है। कॉस्ट ऑफ एन एसेट लेस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। कॉस्ट ऑफ एन एसेट लेस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। इससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि बाबा ये एसएलएम है। अगर मैं वैसे ही डब्ल्यूडीवी वैसे ही अगर मैं उसके रेट की बात कर लेता हूँ सर, हमने फॉर्मूला तो समझ लिया, अगर मुझे इसका रेट निकालना है तो मैं रेट कैसे निकालूंगा? डेप्रीशिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट। सिर्फ एक चीज का ध्यान दीजिएगा, डेप्रीशिएशन आप पूरे साल के लीजिएगा। अभी आप 9 या 10 मंथ्स की डेप्रीशिएशन लेंगे ना तो रेट सही नहीं आने वाला है। तो प्लीज एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर मैं एसएलएम के रेट निकालना है, मुझे एसएलएम का रेट अगर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करने वाला हूँ? अगर आपको एसएलएम का रेट कैलकुलेट करना है तो आपको डेप्रीशिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट। डेप्रीशिएशन कौन से ईयर का होना चाहिए सर? डेप्रीशिएशन फुल ईयर का होना चाहिए। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी सब चीजें नॉर्मल है, बाकी सब चीजों का ऐसा इशू नहीं है। अगर मुझे डेप्रीशिएशन का रेट दिया गया है, बोला गया कि ये निकल एसएलएम है, एसएलएम का हम रेट चार्ज करते हैं 10% पर एनम, तो हमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से। हम डब्ल्यूडीवी को मल्टीप्लाई नहीं करने वाले। प्लीज इस चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं इस वाले पॉइंट पे। मालूम है सर ये नॉर्मल कॉमन सेंस वाली पॉइंट है, बट स्टिल लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। कौन सी वाली पॉइंट है? प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। सर कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, WDV should not be considered। कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट जो मैंने एसेट के लिए है ना, उसको ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है इस वाले पार्ट में? कोई चीज नहीं समझिए तो बोलिए। सर ये हमारा एसएलएम मेथड था। एसएलएम मेथड मतलब सिंपल सा लॉजिक है सर। किसी को भी नहीं समझा है, किसी को भी ये चीज पॉइंट क्लियर नहीं हुई है तो बोलिए प्लीज। सर मुझे एक चीज पूछी गई थी, उस चीज को एंटरटेन कर लेता हूँ एक बार। सर हमारा असरटेनिंग ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सर इसका फोर्थ वाला जो पॉइंट है ना सर, एक बार ये वापस रिपीट कर पाएंगे क्या आप? तो ये फोर्थ वाला पॉइंट एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ। इसमें बेसिकली मैंने क्या समझाया था उसको एक बार सुन लीजिए। देखिए, अगर मुझे कोई भी मशीन मैन्युफैक्चर करनी है तो मशीन के लिए रॉ मटेरियल लगता है। तो ये मेरा ये समझो, कोई भी प्रोडक्ट मुझे मैन्युफैक्चर करना है, समझिए मुझे एक मोबाइल मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल लगेगा। यस, ये मोबाइल बनाने के लिए कॉस्ट में ऐड हो जाएगा।
उसके बाद लेबर लगेगा सर, ये भी मोबाइल बनाने की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, प्लस उसके बाद थोड़े बहुत एक्स्ट्रा ओवरहेड्स होती है, ओवरहेड करके कोई चीज नहीं, कुछ थोड़े बहुत और खर्चे रहेंगे, वो सब ऐड हो जाएंगे। उसके साथ सर अगर मैं ये प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर मैंने मशीनरी यूज की है, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर मैंने मशीनरी यूज की है, तो उसका डेप्रिसिएशन कंपोनेंट भी आना चाहिए ना ये प्रोडक्ट के कॉस्ट में। अगर वो डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट नहीं आएगा तो ये प्रोडक्ट का कॉस्ट पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के काम में भी आने वाला है डेप्रिसिएशन। होपफुली ये पॉइंट समझी है जिसने भी क्वेरी पूछी थी। तो अगर आपको एसएलएम में किसी को भी कोई डाउट है, किसी को भी कोई चीज नहीं समझी है तो बोलिए, काफी इजी मेथड है, हमें मालूम है, बट स्टिल अगर किसी को भी नहीं समझ में आता है आप प्राइवेटली भी मैसेज कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, नो वरीज। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ, आगे वाले मेथड पे आ जाते हैं। आगे वाला मेथड कौन सा है हमारा सर? एसएलएम के बाद कौन सा मेथड आता है पापा? सब लोगों को मालूम है सर, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड या डब्ल्यूडीवी। आपको जो भी आपका मन करे, जो भी आपका मन की इच्छा हो, आप वो बोल सकते हो सर। इसमें क्या होने वाला है, उसमें क्या होता है सर? उसमें फिक्स्ड अमाउंट था, यहाँ पे फिक्स्ड परसेंटेज है। फिक्स्ड percentage of the diminishing value of the asset is written off each year. एक मिनट, मैं ये मुझे याद दिला दीजिएगा, ये मैं आपको बाद में अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से इसमें बेसिकली कैसा होने वाला है? फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द एसेट इज रिटर्न ऑफ ईच ईयर। वहां पे अमाउंट था, यहाँ पे परसेंटेज है सर। वहां पे कैसा होगा समझिए, वहां पे हमने क्या करते हैं, वहां पे हमारा कॉस्ट है 10 लाख रुपीज। मेरा कॉस्ट कितना है? 10 लाख। यस। आपका रेसिडियल वैल्यू कितना है? 1 लाख। तो इफेक्टिवली आपके पॉकेट को हिट कितना होगा? इफेक्टिवली मेरे पॉकेट को हिट हुआ है 9 लाख। एग्रीड है? आप एसेट को कितना साल यूज करने वाले हो सर? 10 ईयर्स। तो डिवाइड बाय 10 कर लीजिए, कितना आ जाएगा सर हमारा? 90,000 पर एनम आ जाएगा रुपीस। ये आप एसएलएम के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। हमें सर हर साल 90,000 चार्ज करना है। बट अगर मैं डब्ल्यूडीवी की बात करता हूँ या डिमिनिशिंग मेथड की बात करता हूँ सर, सिंपल वर्ड, ये बहुत बड़ा नाम है इसका, हम डब्ल्यूडीवी बोलते हैं सर नॉर्मल वर्ड्स में। चलिए तो सर ये डब्ल्यूडीवी की अगर मैं बात करूँ तो डब्ल्यूडीवी क्या बोलते हैं? ये डब्ल्यूडीवी बोलता है कि यार इतना सब सर बॉडी क्यों कर रहे हैं, इधर आ मेरे पास। ओके बोलिए, ये लोग क्या बोलते हैं? तेरा कितना है एसेट? 10 लाख रुपए सर उसका वैल्यू है। उसमें से स्क्रैप वैल्यू नहीं, सुन, स्क्रैप वैल्यू नहीं सर, स्क्रैप वैल्यू नहीं। ओके, कुछ नहीं बोल। कॉस्ट कितना है सर? 10 लाख। बस और कुछ बोलना है? नहीं। कॉस्ट कितना है? 10 लाख। मैंने एक परसेंटेज कैलकुलेट किया, वो परसेंटेज अप्लाई कर। कितना परसेंटेज कैलकुलेट किया सर? 20% मैंने कैलकुलेट किया निखिल, उस परसेंटेज को अप्लाई कर। तो दिस डिवाइडेड इनटू 20%, कितना आ गया? 2 लाख। ये तेरा डेप्रिसिएशन है, बस खत्म। यस। ओके सर, नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना रहेगा? देख क्या कर, 10 लाख माइनस 2 लाख कितना हो गया? 8 लाख। अभी जो बचा कुचा 8 लाख है ना, इसके ऊपर 20% वापस कैलकुलेट कर। ओके कितना आ गया? अगर आप वापस 20% कैलकुलेट करते हो तो सर 1.6 लाख आ गया। ये 1.6 लाख माइनस कर दे, कितना आंसर आ गया तेरा? अभी 6,40,000 आ गया। एग्रीड है? ये जो 6,40,000 है इसके ऊपर वापस 20% चार्ज करता जा, एंड सो ऑन एंड ऐसा करता जा, तेरा आंसर आ जाएगा। बस एसएलएम में तेरे को क्या था, तेरे को एक बार ओरिजिनल कॉस्ट लेना है, एक बार तेरे को स्क्रैप वैल्यू लेना है, डिवाइड बाय यस करना है, तेरे को डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। यहाँ पे तेरा लिए और इजी चीज है, क्या करना है, तेरे को जो भी अमाउंट मिलता है इनटू 20% कर, जो तेरा जो भी तेरा रेट है उसको मल्टीप्लाई कर ले, तेरा आंसर आ जाएगा। बट किसके साथ मल्टीप्लाई करना उस चीज का ध्यान रखना। मैं ये 20% किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? तो डेप्रिसिएशन का अगर मुझे रेट दिया गया है या डेप्रिसिएशन मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो उस असेट का डब्ल्यूडीवी मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू का क्या मतलब रहता है सर? जो ओरिजिनल कॉस्ट है उससे अगर मैं
डेप्रिसिएशन हटा देता हूं, जो मेरा ओरिजिनल कॉस्ट है उससे अगर मैं डेप्रिसिएशन हटा देता हूं, जो भी मैंने डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज किया हुआ है, उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट बचता है उसको हम WDV बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो हमेशा अगर मुझे WDV के केसेस में या डिमिनिशिंग वैल्यू के केसेस में अगर मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी उसका ओरिजिनल कॉस्ट है उससे मैं डेप्रिसिएशन हटा दूंगा, अभी तक जो भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर मुझे रेट निकालना पड़ेगा, मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके हो जाएगा, कोई सर थोड़ी करने की जरूरत नहीं है इसमें। और एसएलएम में क्या फर्क हो जाता है, एसएलएम में आप ओरिजिनल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हो, इस केसेस में आप WDV से मल्टीप्लाई करते हो, बस खत्म। जीवन में आनंद है, सुख है, प्रेम है, सब है यहाँ पे। बट अभी आपने बोला कि निखिल यार ये 20% तो आपने बोल दिया मुझे, अभी 20% आपने कैलकुलेट कैसे किया यार, वो तो बताओ। ओके चलो वो रेट हम एक बार देख लेते हैं। आपने एसएलएम के लिए कौन सी 3 चीजें यूज की थी? सर हमने एसएलएम के लिए ओरिजिनल कॉस्ट यूज किया था, स्क्रैप वैल्यू यूज किया था, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ यूज किया था। अगर आप कैलकुलेशन, रेट कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला देखते हो यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे आगे और कोई चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत है। सर रेट इज इक्वल्स टू 1 माइनस n रूट स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। जो भी 3 चीजें आपने किसके लिए यूज की थी, एसएलएम के लिए, सेम 3 चीजें मुझे यहाँ पे यूज करनी है। किसके लिए यूज करनी है? WDV के लिए, या अपना रेट निकालने के लिए। सर ये 3 चीजें यूज की, आपने रेट निकाला, रेट निकालने के बाद आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है सर, रेट निकल चुका है, यस रेट आपका निकल चुका है, जो भी रेट निकल चुका है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए WDV से, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा चीज है। जीवन में सुख शांति सब चीज है वापस से आ गई। कुछ है डिफिकल्ट? सबसे बड़ी जो 2 डिफिकल्ट चीजें थी एसएलएम एंड WDV, वो दोनों चीजें आप क्लास में कर चुके हो यार, वो सब चीजें आप देख चुके हो। आगे जीवन में कुछ नहीं है प्रॉब्लम, आगे जीवन आपको सुख शांति से बीतने वाला है, टेंशन नहीं लेने का बाबा। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। फिक्स परसेंटेज ऑफ डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द एसेट इज रिटर्न ऑफ ईच ईयर। अभी एन का मतलब क्या होगा, कोई मुझे हेल्प कर सकता है? मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर एन का मतलब क्या होने वाला है, कोई मुझे हेल्प कर सकता है? एसएलएम में हमने 3 चीजें यूज की थी, ओरिजिनल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अगर आप फॉर्मूला में देखते हो तो स्क्रैप वैल्यू है, यस। ओरिजिनल कॉस्ट है, यस। कौन सी चीज मिसिंग है? तो एन क्या रहने वाला है? होपफुली इसका हमें मतलब आ गया कि सर एन क्या रहने वाला है। चलिए वेरी गुड, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। फिक्स परसेंटेज ऑफ डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट इज रिटर्न ऑफ ईच ईयर। द एनुअल चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन डिक्रीजेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसके बोलने का भाई साहब का क्या मतलब है कि निखिल आपका इनिशियली ज्यादा रहेगा, फिर कम रहेगा, फिर कम रहेगा, फिर कम रहेगा, ये एनुअल चार्ज डिक्रीज होता रहता है। अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आपको फर्स्ट करके एग्जांपल दिया था, पहले बहुत यूसेज, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। सेम लॉजिक यहाँ पे WDV में यूज होगा। तो इसलिए हमने क्या किया था कि पहले वाले केस में WDV लगाया था, दूसरे वाले केस में हमने एसएलएम लगाया था। द एनुअल चार्ज फॉर द डेप्रिसिएशन डिक्रीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। ला ये जो पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट को एक बार थोड़ा सा ध्यान से रीड कीजिएगा, ये वाले पॉइंट को हम एक बार अच्छे से समझ लेंगे। मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption that cost of repairs will increase as the asset get old. Therefore, depreciation in the earlier year should be higher when the repair cost is expected to be low, and depreciation in the later year be low when the repair cost is expected to be higher. अरे बाप रे, इतना बड़ा यार पैरा लिख के दिया है सर आपने, ये क्या है सर? मैं नहीं पढ़ाऊंगा पापा। क्यों? क्योंकि आगे हम चार्ट को देखेंगे, चार्ट देखेंगे समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ाने आऊंगा। ध्यान से देखेंगे इस चार्ट को। चलिए इस चार्ट पे आ जाते हैं, इस चार्ट को एक बार समझ लेते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं कि निखिल आप भावनाएं समझे कि हम WDV क्यों यूज करते हैं।
सबसे पहले हमने एसएलएम में भी एक पॉइंट पढ़ी थी, उसको भी मैं बाद में लिंक करने वाला हूँ। इन्होंने क्या बोला है कि निखिल डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है, इनिशियली ज्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा। एग्रीड है। सेम चीज अगर आप रेड वाली लाइन को देखते हो, वो डेप्रिसिएशन की लाइन है हमारी। रेड वाली लाइन किसकी है? ये डेप्रिसिएशन की लाइन है। तो फर्स्ट ईयर में मैं 50 चार्ज करूंगा, सेकंड ईयर में मैं 40, थर्ड ईयर में मैं 30, फोर्थ ईयर में मैं 20, फिफ्थ ईयर में मैं 10 डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो अगर आप देखते हो तो मेरा डेप्रिसिएशन नीचे गिर रहा है बाय एवरी ईयर, क्योंकि वही लॉजिक रहता है डब्ल्यूडीवी का। डब्ल्यूडीवी क्या बोलता है कि इनिशियली तो बहुत ज्यादा यूज करने वाला, फिर कम यूज करने वाला, फिर कम यूज करने वाला, फिर कम यूज करने वाला। तो इनिशियली बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन आना चाहिए, फिर कम आना चाहिए, फिर कम आना चाहिए, फिर कम आना चाहिए। एग्रीड है। तो डेप्रिसिएशन का जो अभी ये रेड वाला लाइन देख रहे हो, ये डेप्रिसिएशन का लाइन है, यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है। एग्रीड है। ये चीज हमें समझी रहेगी। तो डेप्रिसिएशन विथ टाइम डिक्रीज हो रहा है, और ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है। समझिए, जो कार मैंने कार ली है, फर्स्ट ईयर में मुझे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1000 आया था। मैं सेम कार की बात करता हूं आफ्टर 5 इयर्स उसका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर 5000 रहेगा। एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाएगी, वैसे वैसे उसका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बढ़ता जाएगा। तो अगर नया एसेट है तो उसका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सबसे कम रहेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ता जाएगा। एग्रीड है। तो जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है, वैसे वैसे उसका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बढ़ता जाता है। तो ये डब्ल्यूडीवी मेथड करता क्या है? ये पैरा समझाना क्या चाहता है, बोलना क्या चाहता है सर? ये पैरा क्या बोलना चाहता है कि निखिल एक बार ये देख लो, फर्स्ट ईयर में आप डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करोगे? 50। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पीएनएल में कितना जाएगा सर? 10। टोटल पीएनएल में कितना गया? 60। सेकेंड ईयर में तुम डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करोगे सर? 40। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना है? 20। पीएनएल में कितना जाएगा सर? 60। थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना है? 30। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना है? वो भी 30 है। तो पीएनएल में कितना जाएगा? 60। फोर्थ ईयर की मैं बात करता हूँ, डेप्रिसिएशन कितना है? 20। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना है सर? 40। दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ कितना हो जाएगा? 60। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूँ, डेप्रिसिएशन कितना होगा? 10। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना होगा? 50। दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो कितना आ गया? 60। तो अगर आप देखते हो तो अगर मेरे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इंक्रीज हो रहे हैं और मेरा डेप्रिसिएशन डिक्रीज हो रहा है, तो इफेक्टिवली मेरा जो पीएनएल है, ये जो मेरा पीएनएल है, इसका चार्ज सेम है। इसका ना चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ना इसका चार्ज डिक्रीज हो रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस वाले पार्ट पे तो बोलिए। तो अभी आपको समझा कि अगर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ता है तो डब्ल्यूडीवी मेथड क्यों फॉलो करना चाहिए। अगर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट इंक्रीज होता है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, तो उस केसेस में हमें डब्ल्यूडीवी मेथड क्यों फॉलो करना चाहिए और एसएलएम क्यों फॉलो नहीं करना चाहिए। एसएलएम क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए वो हम राइट वाले चार्ट में समझेंगे, बट लेफ्ट वाले चार्ट से हमें ये चीज समझ में आ गई कि हमें डब्ल्यूडीवी मेथड क्यों फॉलो करना है। अभी मैं आ जाता हूं एसएलएम मेथड पे। एसएलएम में वालों ने क्या बोला कि निकल अगर आपको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट है तो ये एसएलएम यूज करो। वहां पे हमने एक और चीज पढ़ी थी कि निकल अगर आपका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट इंक्रीज होता है, जैसे जैसे मशीनरी पुराना हो जाता है, वैसे वैसे अगर आपका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट इंक्रीज होता है तो आपको एसएलएम मेथड नहीं फॉलो करना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक भी समझ लेते। देखिए एसएलएम क्या बोलता है, फर्स्ट ईयर 20 चार्ज करते हैं, यहाँ पे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 10 हो जाएगा, पीएनएल में जाएगा 30। सेकेंड ईयर की अगर आप बात करते हो तो वापस 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, अपना पीएनएल में कितना जाएगा? 40। थर्ड ईयर की अगर मैं बात करता हूँ तो डेप्रिसिएशन 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। कितना जाएगा थर्ड ईयर में अगर आप देखते हो तो 50। फोर्थ ईयर में अगर आप देखोगे तो 60। फिफ्थ ईयर में अगर आप देखोगे तो 70। तो ये काफी वेग लग रहा है। अगर आप देख रहे हो तो इवन तो मैं असेट एक ही यूज कर रहा हूँ, मेरा जो टोटल पीएनएल को हिट हो रहा है उस असेट के वजह से वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ये तो बेवकूफी है ना सर। अगर मेरा यूसेज सेम है, तो मेरा चार्ज भी पीएनएल में सेम होना चाहिए। इस्तेमाल कर खरीदो ये इस्तेमाल अगर मैं बार बार करता हूं और अगर मेरा यूसेज सेम है तो मेरा डेप्रिसिएशन भी सेम होना चाहिए। अगर आपका रिपेयर्स बढ़ता है और अगर आपका डेप्रिसिएशन सेम रहता है तो हमारा पीएनएल में सत्यानाश वाला फिगर चला जाता है सर।
वो ऐसा सत्यानाश ना हो, इसलिए ये लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम पास होता जाता रहेगा, जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा, वैसे वैसे अगर हमारा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का प्राइस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ता जाएगा, तो एसएलएम मेथड सही नहीं है। होपफुली सर अभी हमें समझा है कि जो हमने दोनों पॉइंट्स पढ़ी थी उसके पीछे लॉजिक क्या है। किसी को इस वाले चार्ट पे कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझी है तो बोलिए। होपफुली ये चार्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये दोनों हमें समझा देते हैं कि हमें क्यों कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए और क्यों कौन सा मेथड नहीं फॉलो करना चाहिए। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। सर हमने एसएलएम भी देख लिया, हमने डब्ल्यूटीवी भी देख लिया, दोनों का हमने मेथड भी समझ लिए थोड़े से, दोनों का हमने डिफरेंस भी थोड़ा बहुत समझ लिया कि बाबा ये रिपेयर्स का ऐसा होता है वैसा क्यों होता है। अभी हम आ जाए अकाउंटिंग के ऊपर। देखिए अकाउंटिंग मेथड्स में नॉर्मली सेम रहने वाली, अनलेस अदरवाइज मैं आपको बोलता हूँ कि हाँ बाबा इस मेथड का कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग है, जिस जिस मेथड का कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग है उस मेथड को अगर आप छोड़ देते तो बाकी सब मेथड्स के लिए अकाउंटिंग सेम रहने वाला है। बाकी सब मेथड्स के लिए अकाउंटिंग क्या रहने वाला है, बाकी सब मेथड्स के लिए आपका अकाउंटिंग बिल्कुल सेम रहने वाला है, प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिए। तो चलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर मैं असेट परचेज करता हूँ, अगर मैं असेट परचेज करता हूँ तो मैं एंट्री क्या मारने वाला हूँ, मैं किसको डेबिट करूंगा, कोई मुझे हेल्प कर सकता है प्लीज इस चीज के लिए। सर आप किसको डेबिट करेंगे, सर हम असेट को डेबिट करेंगे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख, 1 लाख रुपीज, एग्रीड है। और इसी का ही बैलेंस शीट में इम्पैक्ट क्या दिखेगा, अगर आप देखते हो तो मेरे बैलेंस शीट में क्या आएगा सर, मैं असेट साइड में मशीनरी लिखूंगा 1 लाख रुपीज। ये वाला जो सिंपल सा एंट्री हमें मालूम है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए एसएलएम डब्ल्यूडीवी दोनों ही हमने अभी तक मेथड पढ़े, दोनों के लिए सेम ही मेथड, सेम ही तरीका होने वाला है अकाउंटिंग का। मेथड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड अलग है, बट उसका अकाउंटिंग करने का तरीका सेम रहने वाला है दोनों मेथड्स के केसेस में। ये अकाउंटिंग करने का तरीका मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है उसका मैं तरीका आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो एसएलएम पकड़ के चलिए, डब्ल्यूडीवी पकड़ के चलिए, दोनों के लिए सेम ही रहने वाला है। मैंने एसएलएम को प्रेफर किया है क्योंकि वो थोड़ा सा इजी रहता है सर हमें समझने में, और कुछ नहीं। तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% चार्ज ऑन एसएलएम। तो अभी डेप्रिसिएशन सर हम मशीनरी से कम करने वाले, तो मुझे मशीनरी को डेबिट करना चाहिए या मुझे मशीनरी को क्रेडिट करना चाहिए, कोई मुझे बता सकता है प्लीज इस चीज के लिए, मुझे एंट्री क्या करनी पड़ेगी। सर देखिए मशीनरी को कौन सा बैलेंस है सर, मशीनरी को डेबिट बैलेंस है। अगर आपको मशीनरी का वैल्यू डिक्रीज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, मुझे मशीनरी को क्रेडिट करना पड़ेगा, मुझे मशीनरी को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, एग्रीड है। तो मैं एंट्री क्या मारूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मैंने मशीनरी को क्या कर लिया, क्रेडिट कर लिया। तो आपने मशीनरी को 10,000 से कम कर लिया, तो ये सेम चीज बैलेंस शीट में कैसे दिखेगी सर, मशीनरी 1 लाख रुपीज, डेप्रिसिएशन नेगेटिव देखेगा 10,000, डब्ल्यूडीवी कितना देखेगा, डब्ल्यूडीवी इज नथिंग बट माय रिटर्न डाउन वैल्यू व्हिच कम्स टू 90,000। होपफुली आप देख सकते हो, तो डेप्रिसिएशन की अगर मैंने एंट्री मारी मशीनरी में तो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन मेरा नॉमिनल अकाउंट है, ये कहां पे जाने वाला है सर, ये जाने वाला है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या एंट्री होने वाली है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगी डेप्रिसिएशन को डेबिट बैलेंस है। अगर ये मुझे बैलेंस ट्रांसफर करना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा सर, आपको इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये डेबिट साइड में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10,000 रुपीज। होपफुली ये तीन चीजें हमें समझी है, ये तीन चीजों में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, काफी इजी तरीका है सर ये समझने का। अकाउंटिंग एंट्रीज में ऐसा कोई इशू नहीं है, किसी को भी अकाउंटिंग एंट्री में कोई इशू आता है तो प्लीज बोलिए मुझे। देखिए मैं आपको वापस समझा देता हूँ सर, नॉर्मली हम एंट्री क्या मारने वाले हैं, नॉर्मली हम एंट्री मारते हैं मशीनरी टू बैंक। अगर आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री मारनी है तो आप डेप्रिसिएशन क्या करने वाले, आप मशीनरी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मशीनरी को डेबिट बैलेंस है, अगर मुझे उसको कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे भाई साहब को क्रेडिट कर दिया। और
डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, ये डेप्रिसिएशन का बैलेंस आपको ट्रांसफर करना है। किस में ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर मुझे इस बैलेंस को ट्रांसफर करना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? इस भाई साहब को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं डेबिट किसको करूंगा फिर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो अगर आप देख सकते हो तो इसका इम्पैक्ट कैसे होने वाला है। अगर मैं पहली एंट्री मारूंगा तो लायबिलिटी मशीनरी आ जाएगा असेट साइड पे, डेप्रिसिएशन की एंट्री मारूंगा तो नीचे नेगेटिव हो जाएगा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस में अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो टू डेप्रिसिएशन दिख जाएगा 10,000 रुपीज। होपफुली ये चीज हमें समझी है सर, इसका अकाउंटिंग हमें समझा है। इसका अकाउंटिंग समझने के साथ मैं इसका पोस्टिंग भी एक बार देख लेता हूँ कि सर इसका लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग किस तरीके से होगा, लेजर अकाउंट्स में क्या तरीके से दिखने वाली ये सब चीजें। अगर मैं 3 इयर्स का टेन्योर पकड़ के चलता हूँ तो सबसे पहले मैंने मशीनरी परचेज की है। अगर आपने देखा रहेगा तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने 1 लाख रुपीज की मशीनरी परचेज की। तो मैं एंट्री क्या मारूंगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके आगे मैं क्या करने वाला हूँ सर? उसके आगे मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाला हूँ। डेप्रिसिएशन की आपने एंट्री क्या मार रही थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी के क्रेडिट साइड में मैं क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन 9-10,000। एग्रीड है? बाकी और कुछ है नहीं एडजस्टमेंट्स, ना कोई इफेक्ट है, ना कोई परचेज है, ना कोई सेल है। तो हम लोग क्या करने वाले सर? बैंक में 1 लाख है, क्रेडिट साइड मैंने 10,000 दिखा है, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा? मेरा क्लोजिंग बैलेंस रहेगा 90,000। जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो कहाँ पे जाएगा? वो मेरे बैलेंस शीट के फर्स्ट ईयर में चला जाएगा 90,000 रुपीज। अगर आपको याद रहेगा तो ये सेम चीजों का इफेक्ट हमने यहाँ पे भी देखा था। अगर आप देखते हो तो फर्स्ट ईयर में उसका 90,000 आ रहा था। सेम लॉजिक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 90,000 आ जाएगा, जो आपके बैलेंस शीट में चला जाएगा। जो यहाँ का क्लोजिंग है वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। जो ये 90,000 आपका ओपनिंग है, इसके ऊपर वापस आप 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हो। यस, क्योंकि ये एसएलएम बेसिस है तो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहने वाला है। तो नेक्स्ट ईयर वापस मैंने 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज की है। तो 90,000 पे अगर मैं 10,000 माइनस कर देता हूँ, मेरा क्लोजिंग कितना आएगा? 80,000। जो भी आपका क्लोजिंग है वो आपके कौन से ईयर में जाएगा सर? वो मेरे बैलेंस शीट में चला जाएगा। कौन सी ईयर की बैलेंस शीट में? आपके सेकंड ईयर के बैलेंस शीट में चला जाएगा। जो यहाँ का क्लोजिंग है वही नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बन जाएगा। मेरा ओपनिंग है 80,000, डेप्रिसिएशन वापस आ जाएगा 10,000, मेरा क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 70,000। तो मेरे लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में कितना जाने वाला है? 70,000। ये लेजर अकाउंट मुझे मालूम है कि आप सब लोगों को आता है, बट प्लीज इस लेजर अकाउंट के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए। इसी लेजर अकाउंट से मैं सेकंड मेथड को समझाने वाला हूँ। तो ये लेजर अकाउंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। इस लेजर को, हाँ सर हमें आता है, हमने पढ़ा है, एग्रीड है, बहुत अच्छी चीज भी है, बट प्लीज इस लेजर अकाउंट के ऊपर आप ध्यान दीजिए। लेजर अकाउंट से हम सेकंड मेथड को समझने वाले हैं, जिस मेथड में बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, जिस मेथड में बहुत सारे लोगों को उतना अच्छे से नहीं क्लियरिटी आती है। तो होपफुली सर 1 2 3 मेथड्स हमें समझे, हमें अकाउंटिंग एंट्रीज भी समझे। अकाउंटिंग एंट्रीज में सर ऐसा कोई इशू नहीं है, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्रीज हमें आती है, बट स्टिल एक बार डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्रीज में क्या किया सर? सबसे पहले हमने मशीनरी परचेज कर ली, तो हमने एंट्री क्या मारी? मैं उस चीज को वापस एक बार रिविजिट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था, अगर आपको याद रहेगा तो सर सबसे पहले हमने मशीनरी परचेज करने की एंट्री मारी थी। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी मेरा असेट साइड में दिख जाएगा। उसके बाद क्या करना है? मुझे मशीनरी को 10,000 से कम करना है। तो मैंने एंट्री क्या हमारी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मैंने मशीनरी को 10,000 से कम कर लिया, इसलिए मेरे बैलेंस शीट में अभी मशीनरी 1 लाख के जगह पे 90,000 दिख रहा है, क्योंकि मैंने 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। और वही 10,000 का जो डेप्रिसिएशन है वो मैंने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? वही मैंने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेसिकली यहाँ पे दो अकाउंट है जो काम में आने वाले, एक तो है मशीनरी अकाउंट, दूसरा है डेप्रिसिएशन अकाउंट। इन दोनों अकाउंट्स को ही मैं यहाँ पे वापस रिविजिट कर लेता हूँ। पहला चीज तो क्या है कि आपने मशीनरी अकाउंट बनाया, नीचे मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया। मशीनरी अकाउंट के लिए क्या एंट्री रखी? मशीनरी टू बैंक 1 लाख रुपीज, एग्रीड है। उसके बाद आपने दूसरी एंट्री क्या मारी थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मैंने मशीनरी को क्रेडिट किया था, तो मैं मशीनरी के क्रेडिट साइड में क्या लिख रहा हूँ? बाय डेप्रिसिएशन 10,000। तो यहाँ डेबिट साइड 1 लाख है, क्रेडिट साइड 10,000 है। जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 90,000 है। जो भी मेरा क्लोजिंग बैलेंस है वो कहाँ पे जाएगा सर? वो मेरे बैलेंस शीट में जाने वाला है। होपफुली ये चीज मुझे समझी है, होपफुली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। जब मैं आगे बढ़ता हूँ सेकंड वाले पार्ट की बात करता हूँ मैं आपसे। जो मेरा क्लोजिंग है वही मेरे नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा 90,000। उसमें मैं वापस 10,000 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ, तो मेरा क्लोजिंग 80 हो जाएगा। वापस जो मेरा क्लोजिंग 80 है वो मेरे नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा, उसमें मैं वापस 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ, मेरा क्लोजिंग कितना हो जाएगा? बैलेंस 70,000।
तो जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस है विच इज 90,000, 80,000 एंड 70,000, ये क्या दिखेगा सर? ये मेरे रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट में दिखने वाला है। कौन से ईयर के? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 के बैलेंस शीट में दिखने वाला है। और उसके साथ मुझे डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कहाँ पे करना रहता है सर? मुझे डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहले मैं एंट्री क्या मारता हूँ? सबसे पहले मैं एंट्री मारता हूँ डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड पे मैं क्या लिखूंगा? टू मशीनरी 10,000 रुपीज। एग्रीड है। और यही 10,000 रुपीज मैं क्या करता हूँ? यही 10,000 रुपीज मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता हूँ। होपफुली ये चीज हमें समझी है, होपफुली ये चीज हमें क्लियर हुई है। तो सबसे पहले मैं एंट्री क्या मारूंगा? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। उसका दूसरी एंट्री क्या मारूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो दोनों एंट्रीज थी जो डेप्रिसिएशन के रिलेवेंट थी, मैंने दोनों यहाँ पे पोस्ट कर दी है। या फर्स्ट ईयर में आप सेम करने वाले हो, सेकंड ईयर में भी आप सेम करने वाले हो, थर्ड ईयर में भी आप सेम एंट्री मारने वाले हो। और ये 10,000 है, ये रिस्पेक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ईयर्स। होपफुली सर मैंने इंडिविजुअल एंट्री के पीछे भी आपको वर्किंग दिखाई दी और इसके पीछे भी आपको वर्किंग दिखाई है। होपफुली सर ये दोनों चीजें हमें समझी है। इन दोनों में अगर किसी को भी कोई इशू है, किसी को भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज बोलिए, क्योंकि इसके आगे वाला जो मेथड है ना वो पूरा इसी चीज से रिलेवेंट है, इसी चीज से रिलेवेंट है। अगर आप में से कोई भी कोई चीज किसी को नहीं समझ में आता है, कोई भी इशू आता है तो बोल सकते हैं प्लीज। चलिए सर, ये दोनों चीजें हमें समझ में आ गई। तो सर सबसे पहले तो हमने अकाउंटिंग एंट्रीज देख ली थी, हमने अकाउंटिंग एंट्रीज समझ ली। अकाउंटिंग एंट्रीज के बाद मैंने दोनों के रिस्पेक्टिव लेजर्स आपको बता दिए। अभी दोनों के रिस्पेक्टिव लेजर्स के बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में कैसे देखेगा, इस चीज को हम एक बार देख लेते हैं। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये बैलेंस शीट में कैसे दिखने वाला है, हम इस चीज को देख लेते हैं सर। सबसे पहले तो क्या रहेगा? अगर मैं फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट की बात करता हूँ तो फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में क्या दिखेगा? देखिए अगर आप देखते हो तो मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस क्या था? 90,000 था, फिर 80,000 था, फिर 70,000 था। तो फर्स्ट ईयर के बैलेंस शीट में कितना दिखेगा सर? मशीनरी दिखने वाला है 90,000 रुपीज। अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करता हूँ तो सेकेंड ईयर के बैलेंस शीट में मशीनरी का बैलेंस कितना दिखेगा सर? 80,000 रुपीज। अगर मैं थर्ड ईयर की बात करता हूँ आपसे तो थर्ड ईयर के इसमें मशीनरी का बैलेंस कितना दिखेगा? 70,000 रुपीज। होपफुली मुझे 1 2 3 ये तीनों चीजें समझी है। होपफुली मुझे 1 2 3 किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इन तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सेम ही रहने वाला है सर। हर बार हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को हम ट्रांसफर कर देते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फर्स्ट ईयर पकड़ के चलिए, सेकंड ईयर पकड़ के चलिए, थर्ड ईयर पकड़ के चलिए, तीनों ईयर में आप क्या करने वाले हो सर? ये 10,000 रुपीज जो डेप्रिसिएशन है ये मैं इन तीनों ईयर्स में डालने वाला हूँ सर। तो जो बैलेंस शीट इम्पैक्ट था, जो पीएनएल इम्पैक्ट था, जो लेजर अकाउंट्स का इम्पैक्ट था, प्लस जो अकाउंटिंग एंट्रीज थी, इन सबका इम्पैक्ट हम समझ चुके हैं। होपफुली इस तीनों चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैं वापस पीछे चला जाता हूँ और आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपको याद रहेगा तो यहाँ पे तीनों का क्लोजिंग बैलेंस है 90,000, 80,000, 70,000 और ये तीनों के रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट में दिखेगा 10,000, 10,000, 10,000, ये रिस्पेक्टिव पीएनएल अकाउंट में दिखने वाला है। तो उसी चीज को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या हो गया? अगर आप देखते हैं तो 90,000, 80,000, 70,000 ये तीनों रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट में दिख रहा है। यस, डेप्रिसिएशन 10,000 रिस्पेक्टिव पीएनएल अकाउंट में दिखने वाला है हर साल में। यहाँ तक सर हमें होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो मुझे। किसी को भी अगर यहाँ तक कोई भी चीज नहीं समझे तो बोलिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरे पास एक बंदा है, वो बंदा मेरे से एक क्वेश्चन पूछ रहा है यार। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वो मेरे से को बोल रहा है कि निखिल, मैं जब थर्ड ईयर की बैलेंस शीट देख रहा हूँ ना, माय बेटा, लेकिन जब मैं थर्ड ईयर की बैलेंस शीट देख रहा हूँ ना, थर्ड ईयर की बैलेंस शीट में मशीनरी का वैल्यू कितना दिख रहा है? आप में से कोई मुझे हेल्प कर सकता है? थर्ड ईयर की बैलेंस शीट में मशीनरी का वैल्यू कितना दिख रहा है? कोई मुझे हेल्प कर सकता है प्लीज? सर थर्ड ईयर की मशीनरी में आपका बैलेंस दिख रहा है 70,000 रुपीज। ओके, ये भाई साहब क्या पूछ रहे हैं कि निखिल फर्स्ट ईयर में मशीनरी का बैलेंस कितना था? कोई मुझे बता सकता है कि फर्स्ट ईयर की मशीनरी के का बैलेंस कितना था फर्स्ट ईयर की? अगर मैं बात करूं तो सर 90,000 था फर्स्ट ईयर में, और थर्ड ईयर का जब मैं बैलेंस शीट देख रहा हूं तब 70,000। ये लोग क्या बोल रहे हैं? अभी आपने फर्स्ट ईयर
के टाइम पे मशीनरी का बैलेंस 90,000 है, ये आपने कैसे देखा? सर कॉमन सेंस है सर, हमने फर्स्ट ईयर का बैलेंस शीट ओपन किया, वहां पे 90,000 बैलेंस था, वो मैंने देख लिया। अभी ये भाई साहब ना आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, क्या रिक्वेस्ट करते हैं, ये बोलते कि यार निखिल थर्ड ईयर का जो बैलेंस शीट है ना, ये 70,000 तूने बताया है। अभी मैं आपसे अगर पूछता हूँ निखिल कि मुझे फर्स्ट ईयर में इसका बैलेंस कितना था, आप लोग क्या बोल रहे हो कि यार 90,000 है WD। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि फर्स्ट ईयर में इसका ओरिजिनल बैलेंस था, आप बोलोगे 1 लाख रुपीज है, इसकी हमने अकाउंटिंग यार निखिल। बट थर्ड ईयर के बैलेंस शीट में अगर मुझे ये देखना है कि वो मैंने परचेज कितने में किया था, 1 लाख रुपीज में, ये कॉस्ट मुझे कैसे मालूम पड़ेगा यार निखिल? ये कॉस्ट मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? क्या तू मुझे बता सकता है क्या एक बार प्लीज? आप बोलोगे फर्स्ट ईयर का बैलेंस शीट देख ले, मुझे फर्स्ट ईयर का बैलेंस शीट नहीं देखना है, मुझे फर्स्ट ईयर का बैलेंस शीट नहीं देखना है। मैंने कौन सी बैलेंस शीट ओपन की है? मैंने थर्ड ईयर का ही बैलेंस शीट ओपन किया है, और थर्ड ईयर के बैलेंस शीट में मुझे क्या देखना है? थर्ड ईयर के बैलेंस शीट में मुझे देखना है कि मशीनरी का वैल्यू कितना होना चाहिए। सर मशीनरी का वैल्यू 1 लाख होना चाहिए, जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है। तो फर्स्ट ईयर के थर्ड ईयर के बैलेंस शीट में आपको क्या दिखाना है? सर थर्ड ईयर के बैलेंस शीट में मुझे दिखाना है कि मशीनरी का कॉस्ट 1 लाख रुपीज है। थर्ड ईयर के बैलेंस शीट में आपको क्या दिखाना है? थर्ड ईयर के बैलेंस शीट में आपको दिखाना है कि मेरे मशीनरी का कॉस्ट है 1 लाख रुपीज। तो मैं क्या कर देता हूँ, 70,000 को कट करके 1 लाख रुपीज लिख देता हूँ, बट इससे मेरा फिर बैलेंस शीट टैली नहीं होता है। और ये भाई साहब ही जिद कर रहे हैं, बोले कि यार मुझे फर्स्ट ईयर का बैलेंस शीट ओपन नहीं करना है यार, फर्स्ट ईयर का बैलेंस शीट मुझे ओपन करके चेक नहीं करना है, मुझे थर्ड ईयर के बैलेंस शीट में ही 1 लाख रुपीज दिखना चाहिए। यार आप जो सोल्यूशन मुझे बोल रहे हो कि निकल आप डेप्रिसिएशन लास्ट 2 इयर्स का प्लस कर दीजिए, 170,000 में मैं लास्ट 2 ईयर का बैलेंस शीट या लास्ट 3 इयर्स का बैलेंस शीट प्लस करके 1 लाख रुपीज दिखा देता हूँ, तो फिर मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं होता है पापा। अगर मैं 70 में 30,000 प्लस करता हूँ तो मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं होता है। अब क्या करें? यस, ये सब प्रॉब्लम्स है ना, इस सब प्रॉब्लम का इन्होंने एक सोल्यूशन निकाला है। सर ये जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, देखिए ये 70,000 नहीं, मुझे 1 लाख रुपीज देखना है। अगर इस भाई साहब के चक्कर में अगर मैंने 1 लाख रुपीज डाल दिया तो मेरा बैलेंस शीट टैली होता है, और अगर मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं होगा तो आगे का सत्यानाश हो जाएगा ना पूरा। तो हमने एक सोल्यूशन निकाला है, वो सोल्यूशन क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। इसको हम एक बार अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। चलिए सर, सबसे पहले ना ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन समझने के पहले मैं आपको वापस जो पुरानी वाली जो आपने चीजें देखी थी ना, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आपने पुरानी वाली चीजें क्या देखी थी? आपने देखा था कि निकल बैंक है मेरा, 10,000 डेप्रिसिएशन है मेरा, 10,000 10,000 10,000 ओपनिंग क्लोजिंग, ये सब आपने पोस्टिंग देख ली। एग्रीड है? कोई प्रॉब्लम है? ये पुराना वाला अकाउंट ही है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम एज इट इज, कोई चेंज नहीं इस पुराने वाले अकाउंट में। बट मुझे थर्ड ईयर में बैलेंस शीट में मशीनरी का बैलेंस कितना दिखाना है? देखिए मेरा, मुझे पहुंचना किस चीज पे, आप एक चीज पे ध्यान दीजिएगा सर, मुझे पहुंचना एक चीज पे कि थर्ड ईयर की बैलेंस शीट में, जो ये मेरा थर्ड ईयर है ना, ये थर्ड ईयर की बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? 1 लाख रुपीज होना चाहिए। जो मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वही मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, लेजर में अलग, बैलेंस शीट में अलग, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है कि बैलेंस शीट कौन सी ईयर का? सर थर्ड ईयर का जो बैलेंस शीट है उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? उसका क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख होना चाहिए। तो उसके लिए मैं सेकेंड ईयर की बैलेंस शीट के पास जाता हूँ, उसके लिए मैं फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट के पास जाता हूँ। अभी आपको कोई प्रॉब्लम दिख रहा है ये 1 लाख से 70,000 कैसे हुआ? किसके वजह से ये 1 लाख से 70,000 पे आया है? कोई मुझे हेल्प कर सकता है? कोई मुझे बता सकता है कि ये 1 लाख से 70,000 पे कैसे पहुंचा है? कौन सी एंट्रीज मैंने मारी कि बाबा ये 1 लाख से 70,000 पे आ गया? कोई मुझे हेल्प कर सकता है प्लीज जल्दी से?
सर आपने जो डेप्रिसिएशन की एंट्री मारी है ना 10,000 की, इसके वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। तो अगर आप ये तीनों डेप्रिसिएशन की एंट्री हटा देते हो, कौन सी वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, अगर आप ये तीनों डेप्रिसिएशन की एंट्री हटा दोगे ना, तो फिर शायद से कोई फर्क पड़ेगा। कैसे? देखिए, अगर मैं ये 10,000 वाली डेप्रिसिएशन की एंट्री हटा देता हूँ, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? 90,000 नहीं होगा, फिर कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपीज होगा। इस पॉइंट पे आप मेरे साथ एग्री करते हो? किसी को कोई प्रॉब्लम है इस वाले पॉइंट पे तो बोलिए। देखिए, मेरा ओपनिंग 1,00,000 है, क्रेडिट साइड पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो मेरा क्लोजिंग भी कितना 1,00,000 रहेगा। अगर मेरा क्लोजिंग 1,00,000 है, तो यहाँ पे भी मेरा ओपनिंग कितना रहेगा? यहाँ पे भी मेरा ओपनिंग 1,00,000 रुपीज रहने वाला है। और इस बार का भी अगर आप देखते हो, तो यहाँ पे भी मैंने राइट साइड में मैंने डेप्रिसिएशन की एंट्री कट कर दी है। अगर यहाँ पे भी मैंने डेप्रिसिएशन की एंट्री कट कर दी है, तो यहाँ पे भी मेरा क्लोजिंग बैलेंस 80,000 रहेगा क्या? नहीं सर, यहाँ पे भी मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा? 1,00,000 रुपीज रहने वाला है। सेम चीज अगर मैं नीचे आ जाता हूँ, थर्ड वाले पॉइंट पे आ जाता हूँ, थर्ड वाला पॉइंट क्या बोलता है कि निखिल तेरा क्लोजिंग 1,00,000 है, तो मैं यहाँ पे मेरा ओपनिंग भी 1,00,000 रुपीज रहने वाला है। और यहाँ पे भी आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री कट कर दी है, तो ये 70,000 की जगह पे कितना हो जाएगा? सर ये 70,000 की जगह पे 1,00,000 रुपीज हो जाएगा। तो आपका पहला मिशन अचीव हो गया। हमारा पहला मिशन क्या था कि मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस 1,00,000 रुपीज होना चाहिए। मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस आपका 1,00,000 रुपीज होना चाहिए, और हमने हमारा पहला मिशन अचीव कर लिया है। पहला मिशन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई चीज नहीं समझी है, तो बोलिए प्लीज। देखिए, आप सब लोगों ने मुझे तीन चीजें बोली थी। क्या बोली कि सर ये आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री मारी ना, इसलिए पूरा सत्यानाश हो गया। ये आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री मारी इसलिए सत्यानाश हो गया, इसलिए मैंने डेप्रिसिएशन को ही फेंक दिया, कट कर दिया। अगर डेप्रिसिएशन को कट करने की वजह से मेरा क्लोजिंग बैलेंस 1,00,000 रुपीज आ रहा है। बट ये जो डेप्रिसिएशन है, जो ये आपने क्रेडिट साइड पे लिखा है, ये कहीं पे तो डालना पड़ेगा ना मुझे बाबा। अगर मैं मशीनरी को क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे कोई तो अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। कोई तो ऐसा अकाउंट रहेगा सर जिसमें मुझे ये तीनों साल का जो डेप्रिसिएशन आपने क्रेडिट किया है, किसी और अकाउंट में मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। ये सर, वो मैं कौन से अकाउंट में क्रेडिट करूंगा सर? सर वो आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आप क्रेडिट कर दीजिए। इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट आप कहां पे क्रेडिट कर दीजिए? सर ये मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्रेडिट कर दूंगा। ऊपर को क्रेडिट करने की जगह पे मैंने नीचे क्रेडिट कर दिया। तो मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में क्रेडिट साइड में लिख लिया बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। बट अभी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट ईयर में आप क्या बोल रहे हो कि निखिल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट बैलेंस है 10,000 का। अगर इस भाई साहब को क्रेडिट बैलेंस है 10,000 का, तो यहाँ पे मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोजिंग लिखना पड़ेगा 10,000 का। एग्रीड है? अगर यहाँ पे भाई साहब का क्लोजिंग है, तो नेक्स्ट ईयर ये भाई साहब का ओपनिंग बन जाएगा वापस 10,000। अभी 10,000 प्लस 10,000, सेकेंड ईयर में मेरा क्लोजिंग 20,000 हो जाएगा। जो यहाँ का क्लोजिंग है 20,000, थर्ड ईयर में वही मेरा ओपनिंग बन जाएगा 20,000। 20,000 प्लस 10,000, थर्ड ईयर का मेरा क्लोजिंग हो जाएगा 30,000। होपफुली हमें ये चीजें समझी है सर। होपफुली सर ये 1 2 3 ये तीनों चीजें हमें समझी है। एक बार मैं वापस आपको दिखा देता हूँ। हम लोग क्या करने वाले, जो ऊपर आपने तीनों डेप्रिसिएशन कट किया था ना 10,000 10,000 10,000, वो तीनों को मैंने नीचे पोस्ट कर दिया। देखो ये तीनों नीचे आ गए भाई साहब। अब ये तीनों नीचे आ गए, तो भाई साहब इसको भी क्लोजिंग करना पड़ेगा ना। हर एक अकाउंट को क्लोजिंग करना पड़ता है सर। तो यहाँ पे मैं क्लोजिंग करके यहाँ पे 10,000 लिख देता हूँ। यहाँ पे उस भाई साहब का ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग वाली चीजें आ जाएगी। सिर्फ यहाँ पे अमाउंट चेंज हो रहा है 10,000 20,000 30,000। अब ये क्लोजिंग अमाउंट है जो 10,000 करो या 20,000 करो या ये 30,000 करो, ये कहाँ पे जाएगा सर? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो नहीं जाएगा सर। फिर ये कहाँ पे जाएगा बेचारा? ये जो 1 2 3 है, ये सर ये कहाँ पे जाने वाला है? सर ये तीनों जाएंगे आपके बैलेंस शीट में। कौन सी ईयर के सर? रिस्पेक्टिव ईयर के 1 2 3 के। 10,000 फर्स्ट ईयर में चला जाएगा, 20,000 सेकंड ईयर में चला जाएगा, 30,000 थर्ड ईयर में चला जाएगा। एग्रीड है? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बोलिए प्लीज। आपको लॉजिक समझा है? कोई प्रॉब्लम है इस वाले पार्ट पे तो बोलिए। देखिए, आपको किसके साथ प्रॉब्लम थी? अगर आपको याद रहेगा तो आपको पीएनएल के साथ प्रॉब्लम नहीं थी, आपको बैलेंस शीट के साथ प्रॉब्लम थी।
तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम पीएनएल का अकाउंट सेम रखने वाले। पीएनएल मतलब जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसको हम चेंज नहीं करने वाले। जो सिर्फ मशीनरी अकाउंट है उसको ही हम चेंज करने वाले। तो मशीनरी के हमने दो पार्ट्स कर दिए, एक मशीनरी अकाउंट बना दिया, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना दिया। बट जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का अकाउंट है उसको हम चेंज नहीं करने वाले, उसको हम एज इट इज वैसा ही रखने वाले। तो चलिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट किस तरीके से होने वाला है वो हम एक बार समझ लें। इसका इम्पैक्ट क्या होगा उसका हम एक बार ये चीज समझ लेते हैं। तो सर फर्स्ट ईयर में क्या देखेगा, फर्स्ट ईयर में देखेगा मशीनरी अकाउंट 1 लाख रुपीज, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000, डब्ल्यूडीवी दिखेगा 90,000। अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करता हूँ तो सेकेंड ईयर में क्या देखेगा, मशीनरी 1 लाख रुपीज, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर आप सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस देखते हो तो सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस भाई साहब का कितना था, 20,000। तो यहाँ पे मैंने 20,000 लिखी नेगेटिव साइड पे। अगर आप देखोगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट बैलेंस है, अगर उसको मैं असेट साइड में लिखता हूं तो मुझे नेगेटिव करके लिखना पड़ेगा। अगर मैं उसी चीज को थर्ड ईयर में करता हूं तो थर्ड ईयर में कैसा होने वाला है, थर्ड ईयर में सेम चीज होने वाला है। मशीनरी कितना दिखेगा, 1 लाख रुपीज, प्रोविजन और डेप्रिसिएशन कितना दिखेगा, 30,000, डब्ल्यूडीवी कितना आ जाएगा, 70,000। सिंपल सा लॉजिक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का। फर्स्ट ईयर में क्या हो जाता है सर, पूरा का पूरा मशीनरी दिखने वाला है आपको 1 लाख। सेकेंड ईयर में आपको वही चीज 1,20,000 दिखने वाली है। थर्ड ईयर में वही चीज आपको मशीनरी 1 लाख दिखने वाली है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000 दिखने वाला है। होपफुली 1 2 3 ये तीनों चीजें हमें समझी है। होपफुली 1 2 3 में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कोई इशू है 1 2 3 में तो बोलिए प्लीज। तो आप देख सकते हो तो बाबा थर्ड ईयर में भाई साहब को क्या चाहिए था कि निकल मैंने मशीनरी कितने में परचेज की, मैंने मशीनरी 1 लाख रुपीज में परचेज की, ये चीज मैं उसको दिखा रहा हूँ। बट मेरे मशीनरी का एक्चुअल वैल्यू 70,000, अगर मैं 70,000 नहीं दिखाऊंगा तो मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं 70,000 भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं 1 लाख भी दिखा रहा हूँ। तो ये सिर्फ प्रेजेंटेशन करने का तरीका है। मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सेम ही रहने वाला है। से मेरा क्या हो जाएगा, मेरा बैलेंस शीट चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सेम ही रहने वाला है। ये हमने पिछली बार भी देखा, पिछले वाले स्लाइड में भी देखा था। तो अभी भाई साहब से वापस मैं पूछता हूँ कि बाबा अभी आप खुश हो, देखिए आप देख सकते हो कि भाई साहब कितने ज्यादा खुश है। अभी हम उस भाई साहब को जो उसने क्वेश्चन पूछा था ना उसका हम आंसर दे रहे हैं। नाउ यू कैन सी द मशीनरी कॉस्ट इन द थर्ड ईयर्स बैलेंस शीट एज वेल विदाउट रिफरिंग टू द फर्स्ट ईयर वाला बैलेंस शीट। होपफुली सर हमें फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का बाबा बैलेंस शीट समझा है। ऐसा खुश रखने का बाबा, किसी को भी परेशान नहीं करने का। तेरे को क्या चाहिए बोल, तेरे को कैसा चाहिए, तेरे को खुश होना है, तेरे को क्या चीज चाहिए ले, तेरे को ऐसा चाहिए ले, तेरे को वैसा कैसा चाहिए। अकाउंटिंग हमारे हाथ बाय हाथ का खेल होना चाहिए, कुछ नहीं है अकाउंटिंग में बाबा। समझा है, मेथड समझा है, ये चीज मेथड डाइजेस्ट हुआ है, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस वाले मेथड में तो बोलिए। ये मेथड में ना हम बहुत बार मिस्टेक कर लेते हैं, इसलिए मैंने इस मेथड को समझाने के लिए थोड़े ज्यादा एफर्ट्स लिए हुए। होपफुली सर ये वाला मेथड हमें समझा रहेगा। किसी को भी प्रॉब्लम है, किसी को भी इस मेथड पे प्रॉब्लम है, किसी को भी अगर ये मेथड नहीं सॉल्व हो पाता है या ये मेथड नहीं समझ में आता है तो आप बोल सकते हो प्लीज। और ये मेथड क्यों आया, इसके पीछे लॉजिक क्या है, होपफुली ये सब चीजें हमने समझी है। क्यों भाई साहब हमने ये अलग से मेथड या अतरंगी मेथड डेवलप किया है। बहुत सारे लोग बोलते सर ये क्यों मेथड किया, होपफुली अभी हमें समझा रहेगा, हमें जवाब मिला रहेगा। चलिए इसकी मैं अकाउंटिंग एंट्रीज भी एक बार देख लेता हूँ। इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे रहने वाली है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। पहला वाला एंट्री क्या रहने वाला है, सेम है रहने वाला। परचेज अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, सर पहले वाला एंट्री में कोई चेंज होने वाला है क्या, नहीं। दूसरे वाले अगर मैं एंट्री की बात करता हूँ तो सिर्फ यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी की जगह पे आप किसको क्रेडिट करने वाले हो, मैं मशीनरी को क्रेडिट करने की जगह पे मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करने वाला हूँ। बाकी और कोई चीज का मैं चेंज करने वाला हूँ क्या, नहीं। एंड तीसरे वाले की अगर मैं बात करूँ तो आप तीसरे वाली चीज करने वाले हो, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने वाले हो। तो अगर आप देखते हो तो ये वाला और ये वाला भाई साहब सेम है। इसी वाले भाई साहब में चेंज हुआ है हमारा, बाकी कोई चीज का चेंज नहीं हुआ है। होपफुली सर हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड
ये तीनों अकाउंटिंग एंट्रीज भी समझिए। अकाउंटिंग एंट्री में ऐसा कुछ है नहीं। जो आपने मशीनरी को क्रेडिट किया था, मशीनरी को क्रेडिट करने की जगह पे आप कहाँ पे क्रेडिट कर रहे हो? प्रोविजन। पी फॉर डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। किसी को इस वाले पार्ट पे या इस वाले अकाउंटिंग एंट्रीज में कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज नहीं समझी है तो बोलिए प्लीज। चलो, इतना मस्ती के लिए पूछा, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दी तुम लोगों को किसी को कोई अपॉर्चुनिटी लेना नहीं है। कोई भी टेक्निकल इशू मैं नहीं मानने वाला बाबा। चलो, अगर तुमको इतना ही ज्यादा इच्छा है पढ़ने का तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। हम लोग आगे चीजों को देख लेते, समझ लेते, इसका थोड़ा सा अकाउंटिंग भी हम कर लेते हैं। चलिए सर। सर क्वेश्चन नंबर 1 है एंड क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए सर क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या किसके बारे में है? Jain Brothers acquired a machinery on 1st of July 2015 at a cost of 14 lakhs and spent 1 lakh rupees on its installation. The firm write off depreciation at the rate 10% per annum of the original cost every year. The books are closed on 31st of December every year. हमें क्या करना है सर? हमें अकाउंटिंग एंट्रीज मारनी है और कुछ करना है क्या? नहीं सर, हमें और कुछ नहीं करना है। तो चलिए आ जाइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए प्लीज। ये कौन से मेथड की बात कर सकता है? कोई मुझे हेल्प कर सकता है कि ये कौन से मेथड की बात कर रहे हैं? प्लीज मैसेज कीजिए कि सर ये क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 को अगर मैं समझता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 किस मेथड की बात कर रहा है सर? सर आप सब लोग बोल रहे हो कि निकल ये एसएलएम मेथड है। ये एसएलएम मेथड हमने कैसे समझा कि ये एसएलएम है और ये डब्ल्यूटीवी नहीं है? अगर आप क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हो कि 10% तो है, बट ये 10% किसका बोला गया? 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर बोला गया है। तो अगर 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर का क्या मतलब रहेगा कि सर डेप्रिसिएशन सेम रहने वाला है, डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होगा एवरी ईयर। अगर डेप्रिसिएशन हर साल सेम ही रहने वाला है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को ही हम लोग एसएलएम बोलते हैं। एग्रीड है? तो चलिए सर, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है, ऐसा मुझे है। तो प्लीज आप मुझे हेल्प कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्लीज। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को एंटरटेन कर लेते हैं। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पे। सोल्यूशन पे आ जाते हैं। एक बार हम लोग सोल्यूशन किस तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बता सकते हो कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होने वाला है एवरी ईयर? कोई मुझे हेल्प कर सकता है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होने वाला है? एंड सबसे पहले डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने से पहले कोई ऐसी चीज है जो हमें कैलकुलेट करनी चाहिए? कोई ऐसी चीज है जो आप मुझे बता सकते हो? कॉस्ट। यस सर, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमारा कॉस्ट कितना है हमें सबसे पहले वो उस एक चीज को समझना पड़ेगा। जब तक हमें कॉस्ट समझ में नहीं आएगा तब तक हमें आगे कोई चीज समझ में नहीं आने वाला है। तो हमारे मशीनरी का कॉस्ट कितना होने वाला है? कोई मुझे हेल्प कर सकता है? मेरे मशीनरी का कॉस्ट कितना होने वाला है?
सर आपका कॉस्ट ऑफ मशीनरी अगर आप देखते हो तो सबसे पहले परचेज प्राइस कितना है आपका, मेरा परचेज प्राइस है 14 lakhs। चलिए उसके साथ अगर आप देखते हो तो इंस्टॉलेशन चार्जेस है, जब तक मैं इंस्टॉल उसको करूंगा नहीं तब तक वो रेडी फॉर यूज रहने नहीं वाला है। तो उस केस में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इंस्टॉलेशन चार्जेस भी ऐड करने वाला हूँ। कितना अमाउंट है वो, 1 लाख रुपीज है वो। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 15 लाख रुपीज है। चलिए सर हमारा टोटल कॉस्ट तो आ चुका है। अभी मैं डेप्रिसिएशन की बात करता हूँ, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होने वाला है, कोई मुझे हेल्प कर सकता है प्लीज। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होने वाला है, कोई मुझे हेल्प कर सकता है प्लीज। सर 1,15,000 होने वाला है। कैसे होने वाला है डेप्रिसिएशन, एट द रेट कितना है, 10% है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है मेरा, अगर आप देखते हो तो ओरिजिनल कॉस्ट है मेरा 15 लाख। उसका अगर मैं 10% से मल्टीप्लाई करता हूँ उसको, तो कितना आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 10% आ जाएगा 1,50,000 रुपीज। तो मुझे 1,50,000 पर एनम होने वाला है। क्योंकि ये कौन सा मेथड है, अगर मैं मेथड की बात करता हूँ तो सर ये SLM मेथड है। तो इसके साथ अभी मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों के अकाउंट्स बनाना है, एक मशीनरी का अकाउंट बनाना है और एक किसका अकाउंट बनाना है, मशीनरी के साथ मुझे एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा। किसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। बट आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान देना है, वो सब चीजों का हम एक बार डिस्कशन कर लेंगे कि सर सबसे पहले डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होने वाला है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट अगर मैं 2000 ईयर की बात करता हूँ, अभी मैं ईयर 2015 की बात करता हूँ और एक मैं ईयर 2016 की बात करता हूँ, एक 2017 हम 3 ईयर का करने वाले कैलकुलेट। अगर मैं ईयर 2015 की बात करता हूँ, ईयर 2015 में आपने कब परचेज किया था, कोई मुझे हेल्प कर सकता है प्लीज। ईयर 2015 में हमने कब परचेज किया था, कोई मुझे हेल्प कर सकता है क्या प्लीज। सर हमने 1 जुलाई को परचेज किया हुआ था। बाकी दोनों के केसेस में क्या रहने वाला है, बाकी दोनों के केसेस में 1 जनवरी रहने वाला है। बाकी दोनों के केसेस में 1 जनवरी रहने वाला है। एंड पीरियड हमारा क्या रहेगा सर, एंड पीरियड हमारा 31 दिसंबर ही रहने वाला है। तो अगर मैं मंथ की बात करता हूँ तो कितने मंथ के लिए डेप्रिसिएशन होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स के लिए हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होने वाला है। यहाँ पे 6 मंथ्स आ जाएगा, यहाँ पे 12 मंथ्स आ जाएगा, यहाँ पे 12 मंथ्स आ जाएगा। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करता हूँ तो आपने ऊपर क्या लिखा है कि निकल 1,50,000 पर एनम है। अगर 6 मंथ्स की अगर आप बात करते हैं तो इट विल बी डिवाइड बाय 12 into 6। यहाँ पे पूरा पर एनम है तो 12 मंथ्स के लिए कितना आ जाएगा, 1,50,000 आ जाएगा, 1,50,000 आ जाएगा। होपफुली ये तीनों चीजें हमें समझ में आ रही है अच्छे से। अभी इसी तीनों चीजों का हमें क्या करना है सर, अकाउंटिंग करना है, और कुछ करना नहीं है हमें। तो चलिए इन तीनों के हम लेजर अकाउंट्स बना लेते हैं। एक मशीनरी का अकाउंट बना लेते हैं एंड उसके साथ एक डेप्रिसिएशन का मैं अकाउंट बना लेता हूँ। आप प्लीज मुझे गाइड कीजिए इस चीज के लिए। मुझे मालूम है ये काफी इजी अकाउंट है, बट स्टिल एक बार आप मुझे हेल्प कीजिए इस सब चीजों को बनाने के लिए। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, यहाँ पे मैं ईयर लिख लेता हूँ। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ तो फर्स्ट ईयर में क्या होने वाला है, सबसे पहले मैंने मशीनरी परचेज की हुई है तो सबसे पहले मैं बैंक के चार्जेस भरने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एंट्री क्या मारूंगा, मशीनरी टू बैंक, ये मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टू बैंक लिख लेता हूँ मैं, कितना अमाउंट रहेगा, 14 लाख रहेगा। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके साथ अगर आपको याद रहेगा तो हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस भी भरे हैं, उसके लिए मैं नीचे यहाँ पे लिखूंगा टू बैंक अगेन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्रैकेट में इंस्टॉलेशन चार्जेस। कितना इंस्टॉलेशन चार्जेस भरे थे हमने, 1 लाख रुपीज हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस भरे हैं। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ डेप्रिसिएशन। मैं मेथड 1 के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, जो हमारा नॉर्मल मेथड है जिसमें हम डेप्रिसिएशन यहाँ पे ही चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे मैं बाय डेप्रिसिएशन लिख लूंगा। कितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट रहेगा, यहाँ पे 1 लाख रुपीज डेप्रिसिएशन, 1 लाख रुपीज डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं है, प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा।
डेप्रिसिएशन का हमारा अमाउंट है 75,000, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो बाकी का जो बैलेंस रहेगा बाय क्लोजिंग बैलेंस रहेगा यहाँ पे। तो बाय क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा हमारा, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 14,25,000 ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। तो चलिए, जो यहाँ का क्लोजिंग है वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग रहने वाला है। तो टू ओपनिंग बैलेंस, ये मैं सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर हमारा कौन सा ईयर है, अगर आप देखते हो ये हमारा ईयर 2015 है, तो वो हमारे लिए 2016 रहने वाला है। तो 1 जनवरी 2016 को मैं ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा कितना, 14,25,000। यहाँ पे वापस मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाला हूँ, तो बाय डेप्रिसिएशन लिख लेता हूँ। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ओपनिंग बैलेंस के नीचे वाली लाइन में लिखने का, ये वाली लाइन को पूरा ब्लैंक रखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। कितना आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो हमने डेप्रिसिएशन वापस कैलकुलेट की हुई है, 1,50,000 हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की हुई है। यहाँ पे मैं वापस बाय क्लोजिंग बैलेंस लिख लूंगा, कितना क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस माइनस दिस, और वही चीज में 2017 में मेरा ओपनिंग बैलेंस रहेगा, टू ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन एंड वापस यहाँ पे बाय क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। वापस डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपने कैलकुलेट किया, मैं वापस वहां पे जाता हूँ कि हमने डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना कैलकुलेट किया, 1,50,000। और यहाँ पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, 12,75,000 माइनस 1,50,000 आ जाएगा, 11,25,000 आ जाएगा। और यहाँ पे मैं उसी चीज को टू ओपनिंग लिख लेता हूँ बस, 11,25,000। ये 2018 का ओपनिंग हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा अकाउंट खत्म। होपफुली ये अकाउंट में किसी को भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज नहीं समझी है तो बोलिए प्लीज। सर उसके साथ मैं एक डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लेता हूँ। हमें डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं कि हम डेप्रिसिएशन हर साल कितना ट्रांसफर करने वाला है। मुझे मालूम है कि ये अकाउंट्स आप सब लोगों को आते हैं रिस्पेक्टफुली, बट स्टिल एक बार आप बना लीजिए, मेरी मेरी बात सुन लीजिए बाबा, आगे ये चीजें काम में आने वाली है, कुछ नहीं है। ये वाला चीज तो बेसिक है, बट बेसिक से ही आप आगे जाके डेवलप करने वाले हो अपनी चीजें, तो प्लीज उस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज एंड यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेता हूँ। डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं सर। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड में लिख लेंगे, ये रहेगा हमारा ईयर 2015। क्या लिखेंगे बाबा, टू मशीनरी। कितना अमाउंट रहेगा, अगर आपने कैलकुलेट किया है तो 75,000 है हमारा अमाउंट। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट रहेगा हमारा, 75,000 हमारा अमाउंट है। ये हमारा क्लोज हो गया, ये हमारा क्लोज हो गया। सर इजी सा अकाउंट है, कुछ है नहीं, कोई ओपनिंग क्लोजिंग रहेगा नहीं, क्योंकि बाबा ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। मैं ये 2016 की बात करता हूँ, वापस सेम चीज होने वाली है। यहाँ पे टू मशीनरी लिखने वाला हूँ और यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखने वाला हूँ। सिर्फ यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1,50,000 यहाँ पे आ जाएगा, 1,50,000 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी सब चीजें सेम रहने वाली है। एंड मैं थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ, तो थर्ड ईयर में भी सेम ही होने वाला है। 2017 की अगर मैं बात करता हूँ तो वापस क्या आ जाएगा, टू मशीनरी आ जाएगा। कितना अमाउंट आ जाएगा, 1,50,000, क्योंकि इस बार आपने 1,50,000 चार्ज किया। प्रॉफिट में, प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम कितना ट्रांसफर करने वाले हैं, 1,50,000 ट्रांसफर करने वाले हैं। ये हो गए हमारे तीनों साल के अकाउंट्स बन गए। चलिए, होपफुली सर हमें पहला सम काफी ज्यादा डिफिकल्ट सम था ऐसा मुझे लगा, तो हमें समझा है। किसी को कोई प्रॉब्लम है फर्स्ट वाले सम में तो बोलिए। मैं सेकंड वाले सम पे आ जाता हूँ, एक बार हम सेकंड वाले सम को एक बार एड्रेस कर लेते हैं।
ये हमारा WDV पे होने वाला है। हमें मालूम है सर, हमें सेकंड वाला सम भी आ जाएगा, सेकंड वाले सम में भी ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला है, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं। तो चलिए सर, हमें 2 इयर्स का हमें कैलकुलेशन करके दिखाना है इनको। तो सबसे पहले आप मुझे वापस बताइए कि मेरा कॉस्ट ऑफ मशीनरी क्या रहने वाला है। कोई मुझे हेल्प कर सकता है, मेरा कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना रहने वाला है? 15 लाख सर। जैसे 15 लाख रहने वाला है, अगर आप देखते हो तो परचेज के लिए मैंने 14 लाख रुपीज पे किए हैं, प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस रहने वाला है। इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना रहने वाला है? 1 लाख रुपीज। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा 15 लाख। द फर्म राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% एवरी ईयर। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, तो द फर्म्स राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% एवरी ईयर ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट कुछ दिया हुआ नहीं है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। द बुक्स should be prepared and show the balances for the year 2015, 2016 and 2017। हम 3 ईयर का करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करूंगा कि हमें डेप्रिसिएशन कितना लगने वाला है। सबसे पहले हमारा कॉस्ट कितना है मशीनरी का? सर हमारा कॉस्ट है मशीनरी का 15 लाख। एग्रीड है। अभी डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में कितना आएगा? प्लीज एक बार ध्यान से सोच के देख के बोलिएगा कि डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में कितना आने वाला है। सर फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना आने वाला? कोई बोल रहा है? कोई हेल्प कर सकता है मुझे प्लीज इस चीज के लिए? 75,000 आ जाएगा। आपने क्या किया है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपने क्या किया, आपने लिखा कि निकल 15 lakhs इंटू 10% इंटू 6/12। एग्रीड है। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 10% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, 75,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ गया फर्स्ट ईयर का। तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा वैल्यू कितना आ जाता है, या मेरा WDV कितना आ जाता है? मेरा WDV आ जाता है 14,25,000। अब ये जो डेप्रिसिएशन है, ये जो आपका डेप्रिसिएशन है, इसको एक बार हम यहाँ पे मैं ईयर लिख लेता हूँ। 2015 किया ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। कौन से ईयर का कैलकुलेट किया हमने? ये 2015 का कैलकुलेट किया हुआ है। चलिए अभी मैं वापस नेक्स्ट ईयर के लिए 2016 के लिए अगर मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो आप मुझे हेल्प कर सकते हो कि 2016 में मेरा डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट होने वाला है? 2016 के लिए मैं डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट आने वाला है मेरा? सर इस बार आप क्या करने वाले हो? सर इस बार हम सिंपल वर्ड्स में एक चीज करने वाले, जो भी हमारा WDV है, जो भी हमारा WDV है उसको हम मल्टीप्लाई करने वाले। कितने से? 10% से मल्टीप्लाई करने वाले। मेरा WDV कितना है? दिस मल्टीप्लाइड बाय 10%। कितना आ रहा है? 1,42,500 आपका आंसर आ रहा है। एग्रीड है। तो चलिए इन दोनों को जब हम करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाता है? हमारा आंसर आ जाता है 12,82,500। मैं वापस आपसे पूछता हूँ कि अभी अगर मैं थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा, विच इज माय ईयर 2017, 2017 में डेप्रिसिएशन कितना आएगा? सर वापस WDV का ही 10% आ जाएगा प्लीज। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 10% कितना आ जाएगा? 128,250। तो ये जो 11 लाख है 54,250, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस रहने वाला है, और ये मेरा रिस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन रहने वाला है। होपफुली हमें 1 2 3 तीनों ईयर्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना आ गया है।
इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद आपको अकाउंट बनाना है। जैसे आपने यहाँ पे अकाउंट बनाया है उसी वे में आपको वहां पे भी अकाउंट्स बनाने हैं। और कुछ करना है क्या? नहीं सर, हमें और कुछ करना नहीं है। तो चलिए इस अकाउंट्स को मैं एक बार लिख लेता हूँ। सबसे पहले बैंक 1 लाख है, ये 1 लाख है। यहाँ पे डेप्रीशिएशन में आपका डेप्रीशिएशन आया 75,000। कितना आया सर? 75,000। क्लोजिंग कितना है? 14,25,000। जो मेरा क्लोजिंग है वही मेरा ओपनिंग रहेगा। सेकेंड ईयर का मेरा डेप्रीशिएशन कितना है? अगर आप देखते हो तो सेकेंड ईयर में मेरा डेप्रीशिएशन आया 142,500। 142,500। तो मेरा क्लोजिंग कितना हुआ है? 12,82,500। कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा, मैं खुद भी कर लेता हूँ, डोंट वरी। उसके बाद थर्ड ईयर का कितना था? 128,250। मेरा 11,54,250। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 11,54,250 हमारे अकाउंट बन चुके हैं। जब मैं डेप्रीशिएशन की बात करता हूँ तो ये डेप्रीशिएशन जो ऊपर वाला अमाउंट है वही रहने वाला है। सेकेंड ईयर में मेरे डेप्रीशिएशन अकाउंट में कितना जाएगा? 142। 142। अगर मैं थर्ड ईयर की बात करता हूँ तो मेरे अकाउंट में कितना जाने वाला है? 128। 128। तो अगर आप देखते हो तो WDP में एक चीज आपने नोटिस की रहेगी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एवरी ईयर जब डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन डिक्रीज हो रहा है। 142, 142 के बाद 128 हुआ। प्लीज आप फर्स्ट ईयर को कंपेयर मत कीजिएगा क्योंकि फर्स्ट ईयर सिर्फ 6 मंथ्स का है, ये 6 मंथ्स वाला है। ये भाई साहब बाकी दोनों 12 मंथ्स वाले हैं। तो प्लीज इन दोनों को आप अमाउंट वाइज कंपेयर मत कीजिएगा क्योंकि ये 75,000 6 मंथ्स का है। अगर मैं पूरे साल का अगर डेप्रिसिएशन निकालता हूँ तो ये 150 हो गया। देखिए 150 का 142 हुआ, 142 का 128 हुआ। तो WDV में क्या होता है सर? WDV में हर साल हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होने वाला है? नीचे गिरने वाला है। होपफुली जो हमारा मेथड 1 है WDV और जो हमारा मेथड 2 है SLM, ये दोनों हमें मेथड्स भी समझे हैं। इसके साथ बाकी की जो चीजें है वो भी हमें अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हुई है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। इसके साथ मैं आपको आज के लेक्चर के नोट्स भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।